देखो रिकॉर्डिंग का मैसेज पे स्क्रीन शेयर कर। है मैम। अच्छा ठीक है। देखो लास्ट क्लास हम लोगों ने पार्टनरशिप का जो डेप्थ कंसेप्ट है वो चालू किया था। उसमें कंसेप्ट तो सारा हम लोगों ने कर लिया था जो भी हमें चाहिए मोटा मोटी। ठीक है, बाकी अगर कुछ रहेगा तो और कर लेंगे। इलास्ट्रेशन वन यहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नहीं हुआ था, कंसेप्ट हुआ था और एमसीक्यू और ट्रू फॉल्स हुआ था। ठीक है, बोल रहा है द फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ ओम एंड कंपनी इन विच एक्स वाई जेड वेयर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 1:2:2 एज ऑन 31st March 2022 मिस्टर जेड डाइड। ठीक है। अच्छा, तो अब देखो यहाँ पर डेथ जो हुआ है, नहीं ये तो बैलेंस शीट का डेट है। डेथ कब हुआ है? 31st December 2022। मतलब फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद, मतलब नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में हुआ है, दिसंबर को हुआ है। ठीक है, तो अगर 31st March का बैलेंस शीट है तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा? अप्रैल टू मार्च। अब ठीक एक है, क्वेश्चन है अप्रैल तक। अप्रैल टू मार्च है। ठीक है, 31 दिसंबर को डेथ हुआ है। अच्छा, हिज अकाउंट हैज टू बी सेटल्ड अंडर द फॉलोइंग टर्म्स। तो जिसका डेथ हो गया मतलब अब जेड के एग्जीक्यूटिव को क्या क्या मिलेगा, उसका सेटलमेंट कैसे होगा बोल रहे नीचे बता दिया गया है। इसमें बैलेंस शीट दिख रहा है हम लोग का। बिल्डिंग, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ट्रेड पेबल, बैंक लोन, जनरल रिजर्व, कैपिटल। जिसमें से जनरल रिजर्व सभी पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा 1:2:2 रेशियो में। ठीक है। अच्छा, और ये जेड को मिलेगा 80,000 जनरल रिजर्व का उसका पोर्शन। बाकी देखते हैं और क्या देने का बात हुआ है। बोल रहे गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड एट द रेट ऑफ 2 years परचेज ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 years प्रॉफिट एंड लॉसेस। तो हम लोग को 3 साल का प्रॉफिट के ऊपर एवरेज निकालना है, लॉस भी है यहाँ पर, तो जो भी है इसका एवरेज निकालना है। फिर 2 years परचेज के बेसिस पे गुडविल निकालना है। गुडविल निकालने के बाद क्या करेंगे, जो जेड है उसके एग्जीक्यूटर को गुडविल का शेयर मिलेगा और देगा कौन? जो भी होगी गेनिंग ज्यादा पार्टनर, गेन कुछ। गेनिंग पार्टनर होगा वो। ठीक है, फिर बोल रहे प्रॉफिट फॉर द पीरियड 1/4/22 से लेके 31 दिसंबर। ये क्यों बोला है? क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का प्रॉफिट को क्या बोलते हैं, बोलो कल ही तो सीखा था। 1 अप्रैल 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक का प्रॉफिट का क्या बोलते हैं? एस्टिमेट प्रॉफिट। एस्टिमेटेड प्रॉफिट से, एस्टिमेटेड प्रॉफिट बोलते हैं। ठीक है, कल ही तो सीखा है। अभी 24 आवर्स हो रहा है। कल इससे बाद में ही सिखाया था। अभी जो टाइम मतलब अभी 24 घंटा नहीं हुआ, तुम लोग नाम ही भूल गए। एस्टिमेटेड प्रॉफिट, और इसके बाद लिखा हुआ भी तो यहाँ तो पढ़ के देख सकते हो। सेल भी ऐसा कैसे निकालना था एस्टिमेटेड प्रॉफिट, दो दो वे था। क्या क्या? टाइम टाइम बेसिस, बेसिस, टर्नओवर बेसिस। टर्नओवर बेसिस। ठीक है, टर्नओवर बेसिस अगर निकालना है तो दो इंफॉर्मेशन होना चाहिए, नेट प्रॉफिट और सेल्स। और अगर सिर्फ प्रॉफिट दिया हुआ है तो कौन से बेसिस पे निकलेगा? टाइम बेसिस। ठीक है, अब बोल रहा है सेल बी ascertained proportionately on the basis of average profit and losses of the preceding 3 years। तो यहाँ पर ना बता दिया है कैसे निकालना पड़ेगा। क्या बताया वो? प्रोपोर्शनेटली निकालना है ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ द प्रीसीडिंग 3 years। मतलब ये 3 years का जो एवरेज प्रॉफिट होगा उसी प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना। नॉर्मली हम लोग प्रीवियस ईयर के प्रॉफिट के बेसिस पे निकालते हैं जब एस्टिमेटेड प्रॉफिट निकालते हैं। जब हम लोग टाइम बेसिस पे निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? जो नेट प्रॉफिट प्रीवियस ईयर का होता है डिवाइडेड बाई 12 इंटू जितने पीरियड का हमें निकालना होता है। ठीक है, यही तो करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में 28,000 डिवाइडेड बाई 12, सॉरी 28 नहीं, वो तो दूसरे वाले एग्जाम्पल का था। हम दिखा देते हैं यहाँ पर कितना था, याद नहीं आ रहा है मुझे। ये देखो यहाँ भी एक एग्जाम्पल किया हुआ था 96,000। ये देखो डिवाइडेड बाई 12 इंटू 3.5 मंथ्स। तो वैसे ही यहाँ पर हो जाएगा। प्रोपोर्शनेट का मतलब ये देखो, ये चीज को बोलते हैं प्रोपोर्शनेट करना। ठीक है,
अच्छा, तो कैसे यहाँ पर कौन सा प्रॉफिट लेना पड़ेगा? प्रीवियस ईयर का सिर्फ प्रॉफिट नहीं लेना पड़ेगा कि 22 का पीरियड चल रहा है तो हम लोग 2021 का ले लेंगे, नहीं, क्योंकि 2021 का प्रॉफिट तो हम लोग के पास अवेलेबल है, कितना? 20,000। क्वेश्चन जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। नॉर्मली कुछ नहीं बोलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, जिस साल में ये सिचुएशन हुआ है उसका प्रीवियस ईयर, तो ये 22-23 में हुआ है, प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 21, 22, 2021 होगा, नहीं सॉरी 21-22 ही तो होगा। तो 21-22 का प्रॉफिट कितना है? 30,000। ये उल्टा दिया हुआ है, 30,000। तो 30,000 के बेसिस पे नॉर्मली निकलता है, लेकिन यहाँ पर बोला है कैसे निकालने के लिए? एवरेज प्रॉफिट ऑफ लॉसेस फॉर प्रीसीडिंग 3 इयर्स। तो फिर हमें ये 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे निकालना पड़ेगा, सिर्फ 30,000 लेके नहीं निकालेंगे। लेकिन अगर ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ रहता तो रूल्स क्या बोल रहा है, जब डेथ हुआ है उसके प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट का प्रोपोर्शनेट करो, ठीक है? तो फिर डेथ जिस साल हुआ है उसका प्रीवियस ईयर 22 वाला प्रॉफिट यानी 30,000 के बेसिस पे निकलता, ठीक है? During the year ending 31st March 22, a car costing 40,000 was purchased on 1/4/21 and debited to the traveling expense account on which depreciation is to be calculated at 20% per annum at written down value method. तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, कार खरीदा था इन्होंने, कब खरीदा था? 31 मार्च 22 को नहीं, 1 अप्रैल 21 को खरीदा था, मतलब डेथ के पहले, क्योंकि डेथ कब हुआ है? 31 दिसंबर 22 को हुआ है। उसके पहले कार खरीदा था 40,000 का, लेकिन उसको कहाँ दिखा दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में। तो इससे क्या प्रॉब्लम हुआ होगा? এটা অ্যাসেট না, সেই জন্য অ্যাসেটের মধ্যে দেখিয়ে দিয়েছে। অ্যাসেটের মধ্যে দেখায়নি তো, ওটাই তো প্রবলেম। এটা অ্যাসেট তো, কিন্তু অ্যাসেটের মধ্যে कोথায় दिखाচ্ছে? एक्सपेंस में दिखा दिया है, तो फिर प्रॉफिट क्या हो गया होगा? कम हो गया होगा, क्योंकि अगर तुम लोग उसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाओगे मतलब पीएल में दिखाए हो तो प्रॉफिट नहीं कम हो जाएगा, नेट प्रॉफिट। तो इसको और एसेट क्या हो गया? एसेट भी कम हो गया, प्रॉफिट भी कम हो गया, एसेट, तो एसेट को भी बढ़ाना है, प्रॉफिट को भी बढ़ाना है, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा, तो कार अकाउंट क्या करना पड़ेगा? डेबिट। गलत एंट्री क्या हुआ है? ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस टू कैश या बैंक, होना क्या चाहिए था? कार टू कैश या बैंक। तो अब सही क्या करोगे? कार टू ट्रैवलिंग एक्सपेंस। तो देखो एसेट बढ़ा और प्रॉफिट भी बढ़ेगा, क्योंकि एक्सपेंसेस को क्रेडिट कर रहे हो तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली क्या हो जाए? बढ़ जाएगा, ठीक है? और क्योंकि एसेट ट्रीट नहीं किया था तो डिप्रिसिएशन भी चार्ज नहीं किया था। कितना डिप्रिसिएशन चार्ज करने बोला है? 20%। अब ये करने से क्या होगा? ये तो ऑमिशन है क्योंकि हम लोगों ने इसका ट्रीटमेंट किया ही नहीं, क्योंकि एसेट माना नहीं था। तो फिर 20% जब डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे तब क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। एक्सपेंस दिखा रहे हैं ना, नहीं दिखाया तो प्रॉफिट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। दिस एसेट इज टू बी ब्रॉट इनटू अकाउंट एट द डिप्रिशिएटेड वैल्यू। तो बोल रहा है इस एसेट को जब हम लोग अपने अकाउंट में दिखाएंगे तो डिप्रिशिएशन लेस करने के बाद दिखाएंगे। डिप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखाने का मतलब ये होता है। अदर वैल्यूज ऑफ एसेट वेयर एग्रीड एज फॉलोज। बोल रहा है इन्वेंट्री 16 दिखाओ, बिल्डिंग 1,40,000, कंप्यूटर 50, इन्वेस्टमेंट 6,000, ट्रेड रिसीवेबल वेयर कंसिडर्ड गुड, मतलब कोई भी पीबीडीडी नहीं क्रिएट करो, ठीक है? क्या क्या कैलकुलेट करने बोला है? बोल रहा है कि कैलकुलेट गुडविल एंड जेड शेयर इन प्रॉफिट ऑफ द फर्म फॉर द पीरियड 1/4/22 से लेके 31 दिसंबर 22। तो यहाँ पर पहले क्वेश्चन में कोई लेजर कोई जर्नल कुछ नहीं बोला है, ठीक है? हम लोग को सबसे पहले बोला है गुडविल का कैलकुलेशन करके जेड का शेयर निकालना है। गुडविल का कैलकुलेशन करना है, जेड का शेयर निकालना है, प्रॉफिट में भी जेड का शेयर निकालना है। तो सबसे पहले गुडविल निकालो, फिर प्रॉफिट निकालो कि जेड को कितना शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। तो गुडविल कैसे निकालोगे? वो तो बोल दिया है 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज करके नंबर ऑफ ईयर परचेज टू उसके बेसिस पे निकालने के लिए बोला, तो वैसे ही करना पड़ेगा। गुडविल 48,000 একটা লস হচ্ছে 30 plus 10 40 by 3 into 2 30 plus 20 50 50 minus 10 40 40/3 into 2 तो जितना आएगा कितना आ रहा है? হ্যাঁ ওই তো 40/3 into 2 একেবারেই বলছি, তাহলে কত হচ্ছে? 40/3 করলে এভারেজ ইনটু 2 করলে নাম্বার অফ ইয়ার পারচেজ। আমি এটা একসাথে বলছি আর কি, করে দেখো কত करके।
ओ अच्छा, रुको रुको, तुम लोग प्रॉफिट डायरेक्ट ये ले ले जैसे लो, कार प्रॉफिट में तो ये है, हाँ ये रेक्टिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो कार वार खरीदा है डायरेक्ट कर देने से नहीं होगा। वही हम सोचे, इतना आसान दे दिया, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, रेक्टिफाई तो करो। ठीक है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन करना पड़ेगा। यहाँ पर हेडिंग तो कर दे रहे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, लेकिन सबसे पहले हमें करना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, एडजस्टेड प्रॉफिट। और वैसे भी अगर इसका डायरेक्ट भी करते तो इसमें लेकिन ट्रेंड है, कैसा ट्रेंड है, डिक्रीजिंग वाला। देखो 30 से 20 फिर लॉस हो गया, तो 3 to 1 करना पड़ता। ठीक है, तो वैसे ये होगा नहीं इस तरीके से, क्योंकि एडजस्ट करने के बाद ट्रेंड है कि नहीं उसके ऊपर तुम लोग को लगाना पड़ेगा जो वेट है। ठीक है, वेटेज अगर कुछ होगा तो। अच्छा, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कौन कौन से ईयर का प्रॉफिट लिखोगे, 22, 21, 20, तो मतलब कैसे लिखोगे, 20, 21, 22 इस तरीके से लिखो। यहाँ उल्टा दे रखा है वो अलग बात है, उल्टा भी लिख सकते हैं। 31 मार्च 2020 हम पहले ये लिख रहे हैं, 31 मार्च 2021 और 31 मार्च 2022। तो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है जो, तो 20 का जो गिवन है, 20 हम लोग का एंड में है मेरे हिसाब से, यहाँ पर 10,000 लॉस, फिर 20, फिर 30, तो ब्रैकेट में लिखो 10,000 यानी लॉस है, फिर 20,000, फिर 30,000। अच्छा, सबसे पहले कार खरीदा था जो, उसको कार बोल के चार्ज नहीं किया, इसीलिए प्रॉफिट कम हो गया है। तो जिस साल भी कार खरीदा है उस साल के प्रॉफिट को 40,000 से बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो कौन से ईयर में खरीदा है, 1/4/21, तो कहां पर होगा, 1/4/21 22 मतलब मैंने लास्ट 22 काउंट में किया। आएगा। ठीक है, 22 में आएगा, तो यहाँ पर 40,000 क्या हो जाएगा, एड। तो लिखना क्या पड़ेगा, कार wrongly charged to traveling expense, charged to ट्रेवलिंग एक्सपेंस। और इसमें और एक एडजस्टमेंट होगा जो कि डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन का है। अच्छा, डेप्रिसिएशन कब लगेगा, खरीदने के बाद से डेप्रिसिएशन लगता है। अब खरीदा कब गया है, 1/4/21, तो कौन से ईयर में डेप्रिसिएशन लगेगा, सिर्फ इसी में लगेगा, आगे तो और कुछ जाएगा नहीं, क्योंकि नेक्स्ट ईयर का तो हमें कुछ दिया नहीं है, तो इसी में डेप्रिसिएशन लगेगा। यहाँ पर बोला था ना रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, बट इस मेथड को अप्लाई कहाँ करें, नॉर्मली करेंगे, मतलब पहले साल तो रिटर्न डाउन करो या एसएलएम करो, बात तो बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। करने से क्या होगा, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन कभी नहीं चार्ज किया था, तो जिस साल चार्ज होगा उस साल का प्रॉफिट कम हो जाएगा। डेप्रिसिएशन ऑन कार एट द रेट ऑफ 20%, और परचेज कब हुआ था, 1 अप्रैल 2021 को। ठीक है, तो फिर कितने दिन का डिप्रिशिएशन लगेगा, April 2021, तो पूरा 1 ईयर का ही तो लगेगा। 1 अप्रैल 2021 को खरीदा है तो 31 मार्च 2022 तो 1 ईयर होता है, नहीं होगा, एट द रेट ऑफ 20% फॉर 1 ईयर कितना हो जाएगा, 8,000। ठीक है, तो 8,000 यहाँ पर लेस करते, मतलब 40,000 इंटू 20% इंटू 1 ईयर। ठीक है, अच्छा, और कोई एडजस्टमेंट था, रेक्टिफिकेशन, और तो कुछ नहीं था, ये एक गाड़ी का ही था। ठीक है, और तो कुछ नहीं था, बाकी तो बोला है कि वैल्यू ऑफ एसेट ऐसे डिप्रिशिएट ये सब चेंजेस होगा ही। ठीक है, तो अब हम लोग अपना प्रॉफिट निकाल लेते हैं, एडजस्टेड, एडजस्टेड प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, तो 10,000 लॉस, फिर 20,000, अच्छा उसके बाद 62,000। अच्छा, इसमें लेकिन ट्रेंड वैसे देखो तो दिख रहा है। ठीक है, कम फिर ज्यादा हो रहा है, तो ट्रेंड लगा के कर दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
लेकिन इसका अगर अभी करेंटली जो आंसर है उसके साथ मैच करने जाओगे तो हमें बिना ट्रेंड लगा के करने से आंसर मैच होगा। एग्जाम में रहा तो ट्रेंड लगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं, वैसे कुछ बोला नहीं है, देखो बोला ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज ऑफ 3 इयर्स, तो सिंपल एवरेज या वेटेड एवरेज कुछ नहीं बोला। फिलहाल सिंपल एवरेज ही कर लेंगे इसीलिए ताकि वो आंसर मैच हो जाए, और कुछ नहीं। एग्जाम में तुम लोग कर सकते हो, ठीक है। वेटेड गुड एवरेज। इवनिंग मैम। এখানে गुड তো इवनिंग। ট্রেনটা হবে না, বাড়ছে বেড়ে কমে আবার বাড়ছে। কম বেশি বেশি 10,000 তো নেগেটিভ, মানে কম 20,000 10,000-এর থেকে বেশি, আবার 20,000-এর থেকে বেশি 62,000। 10,000, 20,000 और 62,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना हो जाएगा? ये 10 हो गया, 72 डिवाइडेड बाय, हाँ 24,000। तो गुडविल हो जाएगा 24,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेस 2, 48,000। और इसमें उसका शेयर निकालना पड़ेगा, क्या नाम था, जेड। नहीं, इसमें शेयर निकालने नहीं बोला है, बोला है प्रॉफिट में निकालने। वैसे इसमें निकालना चाहो तो निकाल सकते हो, 48,000 इंटू जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा उससे निकल जाए। तो देखो 1:2:2 मतलब 2/5, तो निकालना चाहो तो निकाल सकते। 48,000 इंटू 2/5, 19,200, ठीक है, 19,200। अच्छा, इसके बाद हम लोग को प्रॉफिट निकालने के लिए बोला है कौन से पीरियड का, वो जो डेथ हो गया वहां तक का, जिस फाइनेंशियल ईयर में डेथ हुआ 1/4/22 से लेके 31 दिसंबर 22 का, ये निकालने के लिए बोला है। प्रॉफिट फ्रॉम 1/4, मैम 2 इयर्स दिया था क्या? हाँ जी, अच्छा 31 दिसंबर 2020, प्रॉफिट फ्रॉम दिस वन टू दिस वन, ठीक है। तो जो फाइनेंशियल ईयर 1/4/22 में स्टार्ट हुआ था वो खत्म कब होने वाला था, 31 मार्च 23 को, बट प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर 31 दिसंबर 22 में हो गया বলছি কি डेथ। জেঠ মারা গেছে, ওকে ও তো মানে ডিসেম্বরে মারা গেছে, তাহলে ও কি পুরো বছরের গুডউইলটা পাবে? না ও যে মানে ক বছর ছিল এই ক বছরে মাসের ছিল এই ক মাসে পাবে? গুডউইল তো মাস বা বছরের হয় না, গুডউইল ওরা যত সময় প্রফিটের ক্যালকুলেট করবে তার হিসেবে হয়। গুডউইল তো কোনো পার্টিকুলার টাইম পিরিয়ডের হয় না। এখন ওরা বলছে 3 বছরের প্রফিট কে নিয়ে গুডউইল করবে, ওরা যদি বলে 5 বছরের নিয়ে করবে তাহলে 5 বছরের হবে, যদি বলে না 10 ম্যাম, বছর ওই নিয়ে জেড এর শেয়ারটা আমি তো পুরো বছরেরই আর কি, মানে 48,000-কে 2/5 করেছি, কিন্তু জেড তো 48,000 তো ইন্টু 2/5, কিন্তু জেড তো মারা গেছে 31শে ডিসেম্বর। 2/5 তো প্রফিট শেয়ারিং রেশিও। হ্যাঁ, কিন্তু ও জেড তো মারা গেছে তো 31শে ডিসেম্বর, তাহলে ওর 9 মাস হচ্ছে, তো তাহলে ওইভাবে করা যাবে না, মানে 9 মাসটা করবো না আর? না, গুডউইল কখনো মান্থলি বেসিসে হয় না, তো গুডউইল একটা ভ্যালুয়েশন কি আমার বিজনেসের এতটা গুডউইল আছে, তাহলে যে যখন রিটায়ার করবে বা ডেথ হবে ওই সময় প্রফিট শেয়ারিং রেশিও হিসেবে গুডউইল পাবে। গুডউইল कखनो टाइम बेसिस से पावा जाए, गुडविल कभी भी टाइम बेसिस पे नहीं मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा टाइम बेसिस पे। गुडविल का कोई टाइम नहीं होता है। गुडविल ये तो 48,000 थोड़ी ना कोई टाइम बेसिस पे निकला, और ये 24,000 जो निकला ये मान के चल रहे कि हमारा हर साल प्रॉफिट है 24,000, और ये प्रॉफिट हम लोग बाकी लोगों से ज्यादा कमाते हैं, ये हमारा मानना है। और ये हम लोग अगले 2 साल के लिए और देखेंगे इस तरीके का प्रॉफिट, तो हमारा टोटल गुडविल 48। तो गुडविल कोई पर्टिकुलर, मतलब जब गुडविल किसी को गुडविल का शेयर दिया जाता है तो वो कोई टाइम के मैटर नहीं करता है, ठीक है, कि ये गुडविल 2 महीने का 4 महीने का ऐसा नहीं होता। गुडविल तो अर्न किया जाता है, सालों साल अर्न करने से गुडविल का मतलब होता है सेम सेक्टर में जब हम लोग ज्यादा प्रॉफिट कमाते हैं तो वो गुडविल होता है। अच्छा, तो देखो प्रॉफिट जो है यहाँ से यहाँ तक का निकालना है, तो यहाँ पर 3 पार्टनर थे, ठीक है, और कौन कौन था पार्टनर लोगों का नाम, XYZ, ठीक है। तो यहाँ पर XYZ था, अब Z का यहाँ से डेथ हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का हमें प्रॉफिट निकालना है, जिसको हम लोग बोलते हैं एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अब एस्टिमेटेड प्रॉफिट नॉर्मली कैसे निकालते, प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट और सेल्स दिया हुआ रहने से टाइम बेसिस पे, या फिर हम लोग जो है क्या बोलते हैं उसे,
टर्नओवर बेसिस पे निकालते हैं, बट यहाँ पर क्वेश्चन बोल दिया प्रोपोर्शनेटली तो निकालना है एवरेज प्रॉफिट और लॉस ऑफ प्रीसीडिंग 3 इयर्स। तो प्रीसीडिंग 3 इयर्स का एवरेज प्रॉफिट कितना है? ये तो 24,000। प्रीसीडिंग ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना है? 24,000। तो 24,000 के बेसिस पे हमें ये पीरियड का प्रॉफिट निकालना है। ये पीरियड कितना दिन होता है समय? अप्रैल से लेकर दिसंबर, 9 month 9 मंथ्स। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ्स। तो 9 मंथ्स का निकालना है। तो कैसे निकालोगे? तो यहाँ पर हो जाएगा, सबसे पहले लिखो एस्टिमेटेड प्रॉफिट। तो पहले प्रॉफिट तो निकालो कि कितना हो रहा है 9 मंथ्स का प्रॉफिट। तो प्रीवियस ईयर का एवरेज प्रॉफिट कितना था? 24,000, मतलब प्रीवियस 3 इयर्स का। ये क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन खुद बोल रहा है। अगर ये नहीं बोलता तो हमें कौन से टाइम का प्रॉफिट लेना पड़ता? 21, 22 का। 21, 22 का प्रॉफिट कितना है रेक्टिफाई करने के बाद? ये वाला 62। तो ये लेना पड़ता। अगर क्वेश्चन में ये चीज नहीं बोलता कि एवरेज प्रॉफिट का लेना है तो किसका लेना पड़ता? 62,000 का। क्योंकि सेल्स तो हमारे पास है नहीं, तो हम लोग तो टर्नओवर बेसिस पे कर भी नहीं सकते, हमें इसी बेसिस पे करना है, टाइम बेसिस पे। तो इन डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9 मंथ्स। तो देखो कितना हो जाएगा, 18,000। तो ये हो गया इस पीरियड का प्रॉफिट। अब इसमें इसका शेयर निकालो। ये तो टोटल हुआ ना प्रॉफिट 9 मंथ्स का। अब इसमें जेड को कितना मिलेगा? उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2/5। तो कितना हो जाएगा? 7,200। ठीक है, प्रॉफिट हमेशा टाइम बेसिस, क्योंकि प्रॉफिट ईयर टू ईयर कैलकुलेट होता है। गुडविल कोई ईयर टू ईयर कैलकुलेट नहीं होता है। कभी किसी का एडमिशन हुआ तो गुडविल कैलकुलेट होता है, कभी किसी का डेथ हुआ तो गुडविल कैलकुलेट होता है, कभी किसी का रिटायरमेंट हुआ, रिकंस्टिट्यूट हुआ। लेकिन प्रॉफिट थोड़ी ना किसी चीज का मोहताज है, प्रॉफिट तो हर साल कैलकुलेट होगा। बस यहाँ प्रॉब्लम ये है कि इसका डेथ ऐसे समय पे हो गया कि हमें फाइनल अकाउंट्स के पहले ही प्रॉफिट को कैलकुलेट करके निकालना पड़ रहा है, क्योंकि वो सही एक्चुअल नहीं होता है, इसीलिए इसको हम लोग एस्टिमेटेड प्रॉफिट। अच्छा, आप देखो बोल रहे प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एज्यूमिंग दैट अदर आइटम्स ऑफ एसेट एंड लायबिलिटीज रिमेन द सेम। ठीक है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बोला, अदर आइटम बोला है, मतलब जो चेंज होगा होगा, बाकी सब जैसा है वैसा रहेगा। तो वो नहीं भी बोलने से तो बाकी जैसा है वैसा ही मानते, उसका रिवैल्यूएशन थोड़ी ना करते। तो रिवैल्यूएशन मतलब ये पढ़ के ये मत सोच लो कि कोई मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन कर लो। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कब बन रहा है बोलो तो? नॉर्मली ईयर एंड में बनता है, या फिर जब एडमिशन रिटायरमेंट होता है तो वो सब ईयर एंड ही दिखाता है। यहाँ पर कब बन रहा है? जब डेथ हुआ, यानी 31 दिसंबर 2022 को बनेगा रिवैल्यूएशन। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या क्या चेंजेस है एसेट्स में। बोल रहा है इन्वेंट्री 60,000 हो जाएगा। इन्वेंट्री कितना? 20 से 16 हो गया, तो कम हो गया कितने से? 4,000 से। तो क्या हो जाएगा? टू इन्वेंट्री 2 inventory 4,000। अच्छा, इसके बाद बिल्डिंग 140 हो गया है, पहले बिल्डिंग था 120, तो 20,000 से बढ़ गया है, तो बाई बिल्डिंग 20,000। बिल्डिंग के बाद देखो बोल रहे कंप्यूटर 50,000। पहले कंप्यूटर कितना था? 80, अब हो गया 50, तो कम हो गया, तो क्रेडिट हो जाएगा। एसेट है 30 से 30,000। फिर देखो इन्वेस्टमेंट 6,000, तो इन्वेस्टमेंट कितना था? 20, नहीं, इन्वेस्टमेंट 10,000, तो 6,000 हो गया ना, तो 4,000 से कम हो गया। टू इन्वेस्टमेंट 4,000। टू इन्वेस्टमेंट 4,000। और बाकी चीजों के लिए बोला है, देखो जो डेटर है वो सारा गुड कंसिडर हो रहा है, मतलब किसी भी तरीके का पीवीडीटी नहीं क्रिएट करना है। अच्छा, अब ये सब के बाद एक और रिवैल्यूएशन में एंट्री होगा, एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। कौन सा? कार। card कार तो बैलेंस शीट में नहीं दिख रहा है, क्योंकि हम लोगों ने उसे दिखाया नहीं है। तो कार का वैल्यू कितना है? क्योंकि बोला है कार को डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे दिखाना पड़ेगा, तो कार का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो पहले बोले एंट्री किधर डालोगे? 27,200 हाँ,
27,200 पहले हो जाएगा बाई बाई कार कार, ठीक है, बाई क्योंकि कार। कार जीरो था, जीरो से ही एसेट बढ़ा है। कार कितने का था? 40,000 का था जब खरीदा था। एक फर्स्ट ईयर डिप्रिशिएशन लग के कितने का हो गया? 8,000। लेकिन ये 8,000 कब तक का डिप्रिशिएशन है, बोल सकते हो? 8,000 कब तक का डिप्रिशिएशन है? 31 मार्च फुल ईयर 2022। डिप्रिसिएशन। लेकिन हम लोग को कब तक का डिप्रिशिएशन लगाना है? 31 दिसंबर 2022। तो और कितने समय का डिप्रिशिएशन लगाओगे? और 9 मंथ्स का। 9 मंथ। तो 9 मंथ्स का लगाने से कितना होगा वो निकालने के बाद हम लोग लिखेंगे, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट तो डेथ के टाइम पे हो रहा है ना, और जब हम लोग प्रॉफिट को रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो तो ईयर हिसाब से होता है। बात समझो, प्रॉफिट का रेक्टिफिकेशन तो ईयरली जो गलत प्रॉफिट आया उसको सही किया। हमें तो 22 तक का जो प्रॉफिट है उसको रेक्टिफाई करना था, तो हम लोगों ने एक ही बार डिप्रिशिएशन लगाया। अब नेक्स्ट डिप्रिशिएशन कब लगने वाला था? 31 मार्च 2023। लेकिन उसके पहले ही डेथ हो गया, तो डेट जब तक हुआ तब तक एसेट का जो रिवैल्यूएशन अमाउंट है वो तो हमें लेना पड़ेगा, ठीक है। तो कार का डिप्रिशिएशन कितना हो जाएगा? हमें डब्ल्यूडीवी मेथड से करना है। तो इसका अगर वर्किंग नोट बोलोगे तो हम यहाँ पर एक छोटा सा वर्किंग नोट दिखा देते हैं। कहाँ दिखाएं? यहाँ दिखा दें एक बार, देखो वर्किंग नोट। तो कार कितने का था? 40,000, ठीक है। पहले बार डिप्रिशिएशन लगा 1 ईयर का 8,000, कितना हो गया कार का वैल्यू? 32,000। यहाँ पर लगा है डिप्रिशिएशन 1 ईयर का। फिर 9 मंथ्स का डिप्रिशिएशन काउंट करना पड़ेगा, क्योंकि क्या करें, करना पड़ेगा क्योंकि डेथ हो गया है, तो वहां तक का डिप्रिशिएशन काउंट कर रहा है, क्योंकि वहां तक का रिवैल्यूएशन अकाउंट बन रहा है, तो वहां तक का ही डिप्रिशिएशन काउंट करोगे, ठीक है। तो फिर कितना हो जाएगा? 9 मंथ्स का डब्ल्यूटीवी मेथड में लगाना है, मतलब 32,000 इंटू 20% इंटू 9/12, जितना आएगा उतना 4,800, ठीक है। 32,000 इंटू 20% इंटू 9/12, तो फिर वैल्यू कितना आ जाएगा? 27,200, ठीक है। 4,800 लेस कर दिए, 27,200, ठीक है। बस और तो कुछ था नहीं। एसेट का रिवैल्यूएशन में आप टोटल करके देखो प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है, तो इधर ही ज्यादा है। 20 और 20 मतलब कितना हो गया? 47,200। और यहाँ पर हो जाएगा 38,000, माइनस करो, प्रॉफिट ही आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स अकाउंट 9,200। 9,200 आ रहा है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा एक्स वाई और जेड में। कितना कितना था? 2/5। हाँ, 1:2:2, 1/5, 2/5, 2/5। कितना? 5 दी भाग करो, 5 1 के 5, 5 6 7 8 9, 5 8 40, 5 4 1 20, 840 है डबल, 0 8 16 3, 3 6 800। ये ठीक हुआ कि नहीं, देखिए ठीक हुआ है। अच्छा, तो ये हो गया हम लोग का रिवैल्यूएशन अकाउंट रेडी। यहाँ पर डेथ के केस में जब रिवैल्यूएशन अकाउंट, अब तुम लोग बोलोगे हम लोगों ने रिटायरमेंट में तो ऐसा नहीं किया था, क्योंकि रिटायरमेंट में ऐसा कोई क्वेश्चन ही नहीं था जहां पर रिटायरमेंट किसी ईयर के मिडिल में या किसी और पीरियड में दिखाया था। जो भी क्वेश्चन मिलेगा देखना कि रिटायरमेंट में दिखाता है, ईयर एंड में हो रहा है या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। ये सब डेथ वाले केस में ही देता है। अब रिटायरमेंट में भी दे सकता है, ऐसा बात नहीं है कि नहीं दे सकता है, देगा तो फिर वैसे करके तुम लोग को रिटायरमेंट में भी निकालना पड़ेगा प्रॉफिट। तो इसीलिए यहाँ पर रिवैल्यूएशन इतने दिन का हमें करना पड़ा, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखवा दिया है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कब का बन रहा है? 31 दिसंबर 2022। रिटायरमेंट में नहीं करने का एक ही रीजन है, सारा रिटायरमेंट या तो स्टार्टिंग ऑफ द ईयर था या एंड ऑफ द ईयर, जो भी बोलो। तुम लोग क्वेश्चन चेक करके देखना, इसीलिए उसमें ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। अच्छा, फिर बोल रहा है प्रीपेयर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाओ। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट
एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है, और बैलेंस शीट। तो सबसे पहले ब्रॉट डाउन कर देते बाई बैलेंस बीडी, जो भी कैपिटल का वैल्यू है। तो देखो वैल्यू है हम लोग का 40, 80, 80 और जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे जो कि 30,000। ये दो चीज बैलेंस शीट से होगा। एक हो जाएगा ब्रॉट डाउन करेंगे वैल्यू 40,000, 80,000 और 80,000 और जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करेंगे बाय जनरल रिजर्व। 30,000 था, 2:2:1, मतलब 2:2 मतलब 5 से डिवाइड करोगे तो 6,000 हो जाएगा। 6 इंटू 6,000, 12 और 12, 6,000, 12,000 और 12,000, ठीक है। अच्छा, अब रिवैल्यूएशन प्रॉफिट दे देते हैं, अभी अभी निकाला रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 3680, 3680 ऐसे आया था, और 3680 का आधा आया था 1480 और 1840, ठीक है। अच्छा 1840। अच्छा, वो प्रॉफिट का जो हिस्सा दिखा, प्रॉफिट का हिस्सा नहीं निकाला हम लोगों ने, जेड को इतना प्रॉफिट मिलेगा, कितना आया था 7200। 7,000। हाँ, तो इसको क्या लिखोगे, प्रॉफिट देने से हम लोग क्या लिखते हैं, जैसे ये जनरल रिजर्व है तो जनरल रिजर्व बाय पीएल लिखते हैं, लेकिन लास्ट क्लास ही समझाया तो उसको पीएल नहीं लिखना है, क्या लिखना है, पीएल सस्पेंस, पीएल पीएल सस्पेंस। सस्पेंस। पीएल सस्पेंस, पीएल लिखने से गलत हो जाएगा, ये ट्रू पीएल नहीं है। ये जेड को देने के लिए कैलकुलेट करना पड़ा, तो हम लोगों ने कर लिया जो बेसिस हमें दिया गया था, ठीक है, रूल्स जो बताया था उसके बेसिस पे कर लिया। और क्या एंट्री होगा, अब गुडविल का एंट्री होगा। तो गुडविल का शेयर तो निकाल लिया था, बट कैलकुलेशन नहीं किया था कि कौन किसको कितना कंपेंसेट करेगा, तो उसके लिए वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा, पता नहीं, देखते हैं क्या बोला था। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो तो 1:2 है, न्यू रेशियो के बारे में कुछ नहीं बोला, नहीं बोला है ना, कुछ नहीं बोला है, ठीक है। तो फिर न्यू रेशियो कितना हो जाएगा बाकी बचे हुए पार्टनर का, 1:2, 2, ठीक है, 1:2 हो जाएगा। तो 1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करने से कितना हो जाएगा, कितना आया था जेड का शेयर ऑफ गुडविल, निकाला था ना मैंने, निकल 19,200। ठीक है। अब ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो, मतलब डिस्ट्रीब्यूट नहीं, सॉरी, ये कंपेंसेट करेगा कौन, एक्स और वाई, कितना कितना 1:2, तो 1/3 और 2/3, तो कितना हो जाएगा, और डबल इसका, मैंने 4 में 12, 12,800, ठीक है। अब इसका एंट्री क्या होगा, एक्सेस कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जेड कैपिटल, ठीक है। तो 2 इधर 2 हो जाएगा और इधर हो जाएगा बाई एक्स कैपिटल बाई वाइस कैपिटल। तो ये दोनों दे किसको रहे, जेड को, 6400 एक्स का था, हाँ, और 12,800, 6400, 12,800। बस, और तो कुछ है नहीं, देखो क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम लोग को क्या करना है, जो पेमेंट मिलेगा वो जेड के एग्जीक्यूटर को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि पेमेंट अगर नहीं दे रहा है तो मतलब एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। अब एग्जीक्यूटर को देना है नहीं देना है वो क्वेश्चन जैसे बोलेगा, लेकिन जाएगा एग्जीक्यूटर के अकाउंट में। तो कितना हो जाएगा, तो जेड को टोटल क्या क्या मिलेगा, 80,000 कैपिटल, जनरल रिजर्व का 12,000, मतलब 92 प्लस 3680, 3680 टोटल, पूरा टोटल 7200, 6400, मतलब गुडविल का भी तो कैलकुलेशन करो, 122,080, 122,080, और इनका क्लोजिंग कैपिटल कितना बचेगा, तो
बैलेंस करो, लेजर बैलेंस करने से आ जाएगा, कुछ तो करने नहीं बोला है, प्रोपोर्शनेट वगैरह तो सिंपल है, लेजर बैलेंस करके आ जाएगा। तो ये हो गया 80 90 90 और इधर हो गया 95 680, ये वाला होना चाहिए। देख लो एक बार 95 680, 95 680 बैलेंस निकालना पड़ेगा। जीरो तिरासी हजार 800। ठीक है। अच्छा, और ये वाला एक्स का 46 और 47 840, 47,840 और 6,400, मतलब 41,440। ठीक है, हो गया। ये तो बैलेंस करके आ गया। अब बैलेंस शीट बनाना है, तो बैलेंस शीट में सबसे पहले कैपिटल लिख दो। कैपिटल दो पार्टनर का, एक्स और वाई। तो अभी अभी कैपिटल निकाला, वही देख के लिखना है। 41,440 और 82,880, अगर टोटल करेंगे तो 0 12 124,320। अच्छा, अब देखते जनरल रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया है, तो वो तो नहीं आएगा। बैंक लोन आ जाएगा, ट्रेड पेबल एज इट इज आ जाएगा। ट्रेड पेबल 20, बैंक लोन 50। ट्रेड पेबल 20, बैंक लोन 50, और जेड के एग्जीक्यूटर को जो देंगे वो, क्योंकि बोला तो नहीं है कि पे होगा, तो फिर ड्यू हो गया 1,22,080। बस, और लाइबिलिटी साइड में कुछ नहीं आएगा। इसका कर लेना चाहिए टोटल, करोगे तो भी कर लो। और इधर एसेट साइड में क्या क्या आएगा वो लिखो। तो ये कर लेते फिर एसेट साइड में 70 192,080 192,080 3,16,400। अच्छा, अब इधर देखो, यहाँ पर एसेट में क्या क्या जाएगा। बिल्डिंग, तो बिल्डिंग का देखो वैल्यू चेंज हुआ था, बिल्डिंग इंक्रीज हुआ था शायद, यहाँ से देख के लिख दे। बिल्डिंग हुआ था 1,40,000, 1,40,000 होगा, बढ़ गया था। फिर कंप्यूटर कम हुआ था शायद 30,000, देख लेते हैं। कंप्यूटर 50 होना चाहिए, हाँ, तो फिर 30,000 से कम हुआ था। ये वैल्यू जो दिया है वो देख के लिखते रहे। कंप्यूटर, फिर इसमें इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज होना चाहिए 16, 16। अच्छा, इन्वेंट्रीज के बाद ट्रेड रिसीवेबल तो जैसा है वैसा, क्योंकि ऑल गुड था। ट्रेड रिसीवेबल 20,000, ट्रेड रिसीवेबल हो गया। कैश एट बैंक और इन्वेस्टमेंट। अच्छा, कार आएगा, वो तो भूल ही गए लिखना, ऊपर लिखना चाहिए था। फिक्स्ड एसेट था, कितना हुआ था कार का वैल्यू 20। 27,200। ये आ जाएगा। अच्छा, और क्या आएगा, कैश एट बैंक। तो पैसा तो कुछ आया गया नहीं, तो जैसा है वैसा रहेगा 50,000। और इन्वेस्टमेंट 6,000। इन्वेस्टमेंट कितना कम हुआ था ना, 4,000 से, तो इन्वेस्टमेंट हो गया 6,000। एक और चीज आना चाहिए, पीएल पीएल सस्पेंस, सस्पेंस। बताया था लास्ट क्लास। बैलेंस शीट के एसेट साइड में आना चाहिए 7200। ठीक है। और ये बैलेंस शीट भी कब का बन रहा है बोलो तो, ये कोई ईयर एंड का बैलेंस शीट नहीं है। 31 दिसंबर 31 दिसंबर 31 2000
22 डेथ के टाइम का बोल रहा है, ठीक है। तो बिल्डिंग लिख दिया, कंप्यूटर, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल, कैश एट बैंक, इन्वेस्टमेंट, ये तो बैलेंस शीट में ही दिख रहा था। दो चीज जो ऐड हुआ, एक कार है और एक पीएल सस्पेंस। तो ये देखो कितना मिले, 3,16,400। ये वाला देखो, the partnership agreement of a firm consisting of three partner A, B and C who share profit in proportion of half, 1/4 और 1/4 and whose fixed capital। अब जैसे ही बोल दिया फिक्स्ड कैपिटल, इसका मतलब हो जाता है कि इनका जो मेथड है कैपिटल अकाउंट फॉलो करने का, वो है फिक्स्ड कैपिटल मेथड। और इसमें दो अकाउंट बनता है, एक होता है करेंट अकाउंट, पार्टनर्स करेंट अकाउंट, और एक होता है कैपिटल। करेंट अकाउंट में कैपिटल के अलावा बाकी सब दिखाएंगे, जैसे पार्टनर को सैलरी, रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट जो भी मिल रहा है वो दिखाएंगे। और जो कैपिटल अकाउंट है उसमें सिर्फ और सिर्फ 10, 6 और 4,000 ही हम लोग का दिखेगा, ठीक है। दैट पार्टनर्स भी अलाउड इंटरेस्ट एट 10% पर एनम। तो ये कहाँ दिखना चाहिए? करेंट अकाउंट में करेंट पार्टनर अकाउंट को, क्योंकि अभी तो बोला ना फिक्स्ड कैपिटल मेथड में कितना अकाउंट बनता है, दो अकाउंट बनता है, ठीक है। तो 10% जो मिलेगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल पे, वो इंटरेस्ट कहाँ दिखाना पड़ेगा? करेंट अकाउंट। बट नो इंटरेस्ट भी अलाउड ऑन अनड्रॉन प्रॉफिट और चार्ज ऑन ड्रॉइंग्स। मतलब बोल रहा है कि अगर कोई प्रॉफिट इन्होंने ड्रॉ नहीं किया है तो पार्टनर बोल सकता है, देखो मैंने प्रॉफिट नहीं निकाला, मेरा प्रॉफिट तो बिजनेस में पड़ा हुआ था, तो मुझे उसके अगेंस्ट में क्या दे दो? इंटरेस्ट। तो बोल रहा है ऐसा नहीं दिया जाएगा। इवन अगर वो लोग कोई ड्रॉइंग्स कर रहे हैं तो उसके ऊपर भी इंटरेस्ट नहीं होगा, ये चीज बोल दिया है, ठीक है। तो सिर्फ इंटरेस्ट किस चीज पे मिलेगा? फिक्स्ड कैपिटल पे इंटरेस्ट मिलता है 10% करके। बोल रहा है दैट अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, अगर किसी पार्टनर का डेथ हो गया, द गुडविल ऑफ द फर्म बी वैल्यूड एट 2 years परचेज। मतलब नंबर ऑफ ईयर परचेज हो गया 2 ऑफ द एवरेज नेट प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट निकालना है, लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए? आफ्टर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बोल रहा है कि प्रॉफिट से अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का खर्चा माइनस किया हुआ नहीं है तो उसको माइनस करो, फिर जो प्रॉफिट आएगा उसका एवरेज करके हम लोग गुडविल निकाल सकते हैं। कितने साल का प्रॉफिट का एवरेज करना है? फॉर द 3 years टू 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ ए पार्टनर। अब इसका मतलब बोल रहा है कि फॉर 3 years, लेकिन टू क्या बोला है? 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। मतलब 31st December तक का प्रॉफिट, लेकिन डेथ जब होगा उसके पहले का 3 साल का। डेथ का प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ पार्टनर, 31st December जो आएगा, जिस पार्टनर किसी का भी अगर डेथ होगा उसके पहले जो एक 31st December आएगा, वहां से बैक में जाके कितना साल लेना पड़ेगा? 3 साल, ऐसा बोला है, ठीक है। हम ड्रॉ करके दिखा देंगे। दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ 10,000 ईच टू बी टेकन। तो ये कैसा पॉलिसी है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी। ईच टू बी टेकन बोला है ना, सभी ने 10-10 हजार का लाइफ पॉलिसी लिया, तो ये जेएलपी नहीं है, ये 10,000 क्या है? सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। इन इंडिविजुअल नेम्स बोल भी दिया है आगे, इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर, तो सबके नाम पे अलग अलग है, तो फिर इसका मतलब एसएलपी हो गया। द प्रीमियम इज टू बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वैसे भी नहीं बोलेगा, तुम्हें पता है कि फिर बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगा तो बोलेगा भी नहीं ना, तो ये बिजनेस से ही प्रीमियम भरा जाता है। फिर इसके बाद अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर, ये सब कंडीशन बता रहा है, अभी भी बोला नहीं है किसका डेथ हुआ है, कब हुआ है। अपॉन द डेथ ऑफ ए पार्टनर ही इज टू बी क्रेडिटेड विद द शेयर ऑफ द प्रॉफिट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेटेड अपॉन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। यहाँ पर भी वही 31st December का कंसेप्ट है। बोल रहा है कि अगर किसी पार्टनर का डेथ हो जाता है तो उसको क्या मिलेगा? उसके प्रॉफिट का शेयर और कैपिटल का इंटरेस्ट मिल जाएगा, लेकिन कैलकुलेट क्या होना चाहिए? 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। फिर बोल रहा है दैट द शेयर ऑफ प्रॉफिट पार्टनरशिप पॉलिसी एंड गुडविल बी क्रेडिटेड टू द डिजीज पार्टनर एज ऑन 31st December फॉलोइंग हिज डेथ। तो ये भी 31st December फॉलोइंग हिज डेथ बोला है। गुडविल का कैलकुलेशन करके कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा बताते इसका मतलब। फिर बोल रहा है दैट द पार्टनर्स बुक्स बी क्लोज्ड एनुअली ऑन 31st December। तो इनका ईयर एंड कब होगा? 31st December को होता है। अब देखो बोल रहा है कि
किसका डेथ हुआ है? बोल रहे ए का डेथ हो गया, कब हुआ है? 30th of September 2022. The amount standing to the credit of his current account on 31st December 21 was 450. अच्छा, फिर बोल रहा है एंड फ्रॉम दैट डेट टू द डेट ऑफ डेथ ही हैड विथड्रॉन 3000 फ्रॉम द बिजनेस। तो इस इनके करंट अकाउंट में कितना दिख रहा था? 450। ये क्रेडिट बैलेंस ही था, मतलब पॉजिटिव था, लेकिन इन्होंने विथड्रॉन कितना कर लिया है? 3000। ठीक है। और बोल रहा है अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000 वाज डिस्कवर्ड ऑन 30th September 22. इट वाज डिसाइडेड टू रिकॉर्ड इट एंड बी इमीडिएटली पेड ऑफ। अच्छा, तो इनके डेथ के टाइम पे ही इनको एक लाइबिलिटी का पता चल रहा है, मतलब पूरे फर्म को, कि हम लोग का एक लाइबिलिटी जो हम लोग रिकॉर्ड करना भूल गए, जो कि कितना है? 2000, और इसको रिकॉर्ड करके फिर पे कर देना है। बोला है रिकॉर्ड करके पे कर देना है। ठीक है, ऐसे बोला। फिर बोल रहा है द ट्रेडिंग रिजल्ट ऑफ द फर्म बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हैड बीन एज फॉलोज 19 का। अब क्योंकि देखो ईयर एंड 31st December होता है, तो ईयर कैसे दिया हुआ है? 2019, 20, 21 और 22। तो ये इतने साल का प्रॉफिट दिया हुआ है। एज्यूमिंग द सरेंडर वैल्यू ऑफ द पॉलिसी टू बी 20% ऑफ द सम एश्योर्ड। तो सम एश्योर्ड का मतलब होता है पॉलिसी वैल्यू। एश्योर्ड कि इतना पैसा आपको इस पॉलिसी से मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू को ही बोला जाता है, दूसरा नाम होता है सम एश्योर्ड। ठीक है। प्रिपेयर क्या करने बोला? एन अकाउंट शोइंग द अमाउंट ड्यू टू एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव। हमें बस ये बताना है कि ए के लीगल रिप्रेजेंटेटिव को क्या मिलेगा एज ऑन 31st December 2022। बस इतना बोला, लेकिन इतना सारा चीज कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो बोलो क्या क्या मिलेगा पहले? देखो, उसका कैपिटल मिलेगा सबसे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल मिलेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, गुडविल का शेयर मिलेगा, शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा, और क्या मिलेगा? और क्या मिलना चाहिए? इंश्योरेंस पॉलिसी वैल्यू। हाँ, पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। और और ये लाइबिलिटी रिकॉर्ड करोगे तो रिवैल्यूएशन में क्या दिखेगा? लॉस। लाइबिलिटी रिकॉर्ड होगा तो रिवैल्यूएशन में लॉस, तो उस लॉस का हिस्सा मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा चीज मिलेगा, तो इसका कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो अकाउंट तो हम लोग का लेजर तो कुछ ज्यादा नहीं होगा, हम लोग का इस क्वेश्चन में वर्किंग नोट ही मेन होगा। तो इसमें लेजर क्या क्या बनेगा? एक तो बनेगा एज करेंट अकाउंट, क्योंकि ए को हमें जो भी देना है वो उसके कहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा? करेंट अकाउंट में, क्योंकि हम लोग फिक्स्ड कैपिटल मेथड फॉलो कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर फिर कैपिटल को नहीं दिखा सकते, क्योंकि कैपिटल कहाँ दिखेगा? कैपिटल अकाउंट में दिखेगा। कैपिटल अकाउंट। तो एक एज कैपिटल अकाउंट भी बना लेंगे। कैपिटल अकाउंट छोटा सा ही होगा। कैपिटल अकाउंट में हम लोग कैपिटल का बैलेंस लिखेंगे, और करेंट अकाउंट का जो बैलेंस हम लोग कैपिटल में जो होगा टोटल, उसको कहाँ ट्रांसफर करेंगे? कैपिटल में कर देंगे। ठीक है। और फिर उसके बाद टोटल करके कहाँ दिखाएंगे? ए का एग्जीक्यूटर को। मतलब समझ में आया? दो अकाउंट में एक का दो चीज दिख रहा है। एक तो उसका कैपिटल दिख रहा है हमें, ठीक है, कैपिटल अकाउंट में, और करेंट अकाउंट में क्या दिखेगा? कैपिटल के अलावा बाकी सारा डिटेल्स जो ए को मिलना चाहिए। तो वो दोनों डिटेल्स ले लेंगे कि भाई कैपिटल कितना मिल रहा है ए को, यहां से मिल जाएगा, वो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे, और करेंट अकाउंट का जो बैलेंस है एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर करेंगे। फिर टोटल करके बोल देंगे कि एग्जीक्यूटर को इतना इतना मिलेगा, बस। अच्छा, तो यहाँ पर वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा, एक एक पॉइंट पे जो भी ए को मिलना चाहिए। अच्छा, सबसे पहले हम लोग ब्रॉट डाउन कर ले। क्या क्या ब्रॉट डाउन कर सकते हैं? करेंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल का बैलेंस। करेंट अकाउंट का बैलेंस कितना था? ये देखो 450 दिया हुआ था। ठीक है, तो ये पॉजिटिव था, तो यहाँ पर क्या लिखोगे? बाई साइड में जाएगा, बाई बैलेंस बीडी 450। और कैपिटल कितना था? फिक्स्ड कैपिटल था क्या? 20, 10 और 10 ऐसा कुछ बोल देगा नहीं, 10, 6 और 4000, मतलब एक का डेथ है, मतलब 10,000 एक का डेथ हुआ है। तो कितना हो जाएगा? 10,000। तो वर्किंग नोट में जाते हैं। सबसे पहले क्या मिलेगा? तो देखो जो पॉइंट दिया हुआ है, ए पॉइंट में क्या बोला है? इंटरेस्ट मिलेगा कैपिटल के ऊपर। तो ए का कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट निकालो। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो कैपिटल कितना है? अभी कैपिटल अकाउंट में लिख पाया। हाँ, तो उस पे कितना परसेंट इंटरेस्ट है? 10% बोल दिया है।
निकालो कितना एज इंटरेस्ट, समय कितना लोगे, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए इंटरेस्ट मिलेगा। देखो 10,000 तो कैपिटल है, इंटू 10%, टाइम पीरियड कितना होगा, तो यहाँ पर कैलकुलेट करके देखो। 9 सबसे months। पहले, हाँ लेकिन यहाँ कुछ बोला था, उस पॉइंट को एक बार हम लोग फॉलो करेंगे। पहले देखो সেপ্টেম্বরে डेट का, মারা গেছে। हाँ সেপ্টেম্বর। डेट कब हुआ, 30 सितंबर 22। ठीक है, पहले ये ड्रॉ कर लो, 30 से हर एक कैलकुलेशन के पास में ये ड्रॉ कर लो, क्योंकि ये काम आएगा बाद में। तो क्वेश्चन में कुछ अलग बोल रखा है, यहाँ पर हुआ है डेट। ठीक है, तो अगर हमें कुछ ना समझ में आए, क्योंकि इनका ईयर कैसे स्टार्ट होता है, 1 Jan, तो ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था, 1 Jan 2022 को, और ये खत्म कब होने वाला था, 31 दिसंबर 2022 को। डेट यहाँ पर हो गया। तो अगर हम लोग कुछ ना समझे कि क्वेश्चन को हम लोगों ने एक बार ऐसे ही मतलब नहीं देखा अच्छे से, तो फिर नॉर्मल कंसेप्ट क्या बोलेगा, कितने दिन का इंटरेस्ट मिलेगा इस साल में, जितना दिन उसका पैसा रहा उतना दिन ही मिलेगा। उसका पैसा कितना दिन रहा, जैन से लेके सितंबर, मतलब कितना होता है, 9 मंथ्स। ठीक है, लेकिन 9 मंथ से कैलकुलेशन नहीं होगा, पूरे 12 मंथ से ही करना पड़ेगा। ऐसा क्यों क्वेश्चन बोला है, देखो क्या बोला, ये रहा, ये वाला पॉइंट पढ़ो। Upon the death of partner, he is to be credited with his share of profit, interest on capital calculated upon 31st December following his death, मतलब उसके डेथ को फॉलो करते हुए जो दिसंबर आएगा तब तक का उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, पूरे 1 साल का। अब तुम लोग बोलोगे ऐसा क्यों, तो उन्होंने डीड में लिखवाया है ना कंडीशन की, किसी का भी डेथ हुआ, ऐसा नहीं कि ए ने कुछ बोल दिया है तो उसको देना पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, उन्होंने लिखवाया है, तो लिखवाया है तो वो तो फॉलो करना पड़ेगा। अगर एक की जगह किसी और का भी डेथ होता तो सेम कंसेप्ट होता। तो अगर ये नहीं बोलता तो कितने समय का होता, 9 मंथ्स। इसीलिए हम बोल रहे हैं ड्रॉ करके रखने के लिए, ताकि ये चीज ध्यान में रहे जब भी से चेक करोगे। तो फिर यहाँ पर कितना होगा, 12 मंथ्स, क्योंकि क्वेश्चन बोला है, नहीं तो ये 12 मंथ्स नहीं होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब उसका पैसा उतना दिन रहेगा नहीं, वो पैसा तो लेके 30 सितंबर को ही चला जाएगा उसका एग्जीक्यूटर। ठीक है, तो अब कितना हो रहा है, निकाल 1,000। फिर वर्किंग नोट नंबर 2, अब क्या मिलेगा, क्या चीज के बारे में बोला, पॉइंट बी में देखते हैं। अपॉन द डेथ ऑफ पार्टनर द गुडविल, अच्छा गुडविल का कैलकुलेशन कैसे करना है, 2 years परचेस ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट कैसा होना चाहिए, 3 years का, 3 years to 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो यहाँ देखो प्रॉफिट दिख रहा है, 3 years का हमें लेना है, प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर। ठीक है, तो लिखो, हेडिंग करो कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, बताते हैं कैसे कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। तो 3 years का प्रॉफिट लेना है। तो यहाँ पर हम लोग को कब तक का दिया हुआ है, 19, 20, 21, 22, 4 years का दिया हुआ है, लेकिन हमें 3 years कौन कौन सा लेना पड़ेगा, तो देखो हम समझा देते हैं, यहाँ पर ड्रॉ करके समझा देते हैं। तो हम लोग को 19 से लेके 22 तक का शायद प्रॉफिट दिया हुआ है। हाँ 19 ये मान लो है 2019, फिर इसके बाद है 2020, फिर इसके बाद 2021 और 2022, ये 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। लेकिन एवरेज हमें 3 साल का ही करने बोला है, लेकिन कौन सा 3 साल लोगे, अच्छा डेथ कब हुआ है वो बताओ, 30 सितंबर 22, मतलब यहाँ पर हुआ है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, क्या करना पड़ेगा, ये रहा, 3 years to 31st December प्रिसीडिंग द डेथ ऑफ द पार्टनर, पार्टनर का डेथ होने के पहले जो 31st December आया है वो कौन सा है, ये वाला। 2021। तो इसका 3 साल का, तो कौन कौन सा ईयर का लोगे, 19, 20, 20। अब जैसा 21। क्वेश्चन बोलेगा वैसा करना पड़ेगा। हाँ तो प्रॉफिट लिखो 2019, 2020, 2021। ठीक है, तो प्रॉफिट जो दिया हुआ है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है, देखो क्या क्या दिया हुआ है, 9640, 6720 और 7640। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 9640, 6720 और 7640। लेकिन इसका एवरेज नहीं कर सकते हो, क्यों, क्योंकि हमें बोला था कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस होना चाहिए, इसमें नहीं था लेस। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेस करो,
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो प्रॉफिट है बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और क्वेश्चन बोला है कि गुडविल कैलकुलेट करोगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज करने के बाद ही कैलकुलेट करना। अब बोलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाओगे, कितना लगाओगे, वो तो तुम लोग को वैल्यू दिखाने से पता चल जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैसे लगाओगे, नॉर्मल हर साल इनको जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिला कितना करके मिलता है, सभी को इक्वल मिलता है, कितना 10% करके। तो इनका टोटल कैपिटल कितना था, 10, 6 और 4 था शायद, ठीक है। तो 10, 6 और 4, तो मतलब 20,000 के ऊपर हर साल इंटरेस्ट देना पड़ता है फर्म को, तो 20,000 के ऊपर 10% कितना हो जाएगा, 2,000। तो हर साल 2,000, 10,000, 6,000, 4,000 इंटू 10% इंटू 12/12, तो 2,000, 2,000 और 2,000, ठीक है। तो फिर एडजस्टेड प्रॉफिट, क्योंकि और तो कुछ एडजस्ट करना नहीं था, ना तो कोई रेक्टिफिकेशन है ना कुछ और है, तो एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 7,640, 4,720 और 5,640। तो इसमें ट्रेंड नहीं है, ठीक है, ट्रेंड नहीं है, इंक्रीज डिक्रीज इस तरीके से है, मतलब 7,640 देन डिक्रीज देन इंक्रीज हो गया, तो एवरेज प्रॉफिट सिंपल तरीके से निकलेगा। मैम ये क्या लिखे हैं? कौन सा वाला बोलो, तो एडजस्टेड प्रॉफिट, नहीं, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग के बगल में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कितना, 7,000, 4, 5, 9, 9 और 7, 16,000, 16,000 और इधर हो गया 600, 600, 1200, 17,200, 18 से मतलब 18/3, 6,000। गुडविल 2 years परचेज बोला 12,000। अब इसमें निकालना पड़ेगा ए का शेयर, तो ए का प्रॉफिट कितना था, ए का प्रॉफिट था 1/2, 1/4, 1/4 है, तो देखो 1/2 करोगे तो भी हो जाएगा, सबका बेस बराबर कर दोगे तो 2/4 होगा, तो 2/4 मतलब भी तो 1/4, क्योंकि यहाँ तो एक ही जन का ले रहा है, तो रेशियो को नहीं भी बनाओगे तो भी चलेगा, हाफ लेके करोगे तो भी होगा, और अगर रेशियो बनाओगे तो हाफ कितना हो जाएगा, 2/4, तो 2/4 मतलब भी तो हाफ ही है ना, एक ही बात है। तो 12,000 इंटू हाफ मतलब 6,000 ए का शेयर होगा। अच्छा, तो ये हो गया गुडविल का शेयर, ठीक है। अब और नेक्स्ट हम लोग सी पॉइंट पे जाते हैं, देखो बोल रहा है दैट एन इंश्योरेंस पॉलिसी 10,000 इज टू बी टेकन इन इंडिविजुअल नेम्स ऑफ ईच पार्टनर, द प्रीमियम इज टू बी चार्ज्ड अगेंस्ट द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी लिया है, तो फिर जो डेथ हो गया उसको क्या मिलेगा, तो लास्ट क्लास ही हम लोग सीख रहे थे, तो उसको अपना पॉलिसी वैल्यू मिलेगा। पॉलिसी वैल्यू कितना है, 10,000, लेकिन पूरा नहीं ले जा पाएगा, 10,000 में उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और बाकी लोगों का सरेंडर वैल्यू का उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सरेंडर वैल्यू कितना था, बोला था सम एश्योर्ड का 20%, ठीक है। तो कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ऑफ ऐसे लिख दो, शेयर इन एसएलपी, शेयर इन एसएलपी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी में शेयरिंग क्या है, तो ए का पॉलिसी वैल्यू जो है वो ए को मिलेगा, लेकिन पूरा नहीं लेके जा सकता है क्योंकि फर्म से ही पैसा जाता है। तो पॉलिसी वैल्यू है 10,000, शेयर इन एस पॉलिसी वैल्यू, तो 10,000 का कितना करोगे, हाफ, कितना हो जाएगा 5,000, और प्लस हो जाएगा 20 सरेंडर वैल्यू, प्लस 20 सरेंडर वैल्यू में उसका हिस्सा, प्लस यहाँ पर लिख देते सीज सरेंडर वैल्यू इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो सरेंडर वैल्यू कितना होगा, 10,000 का 20%, सम एश्योर्ड का 20%, सी का भी वही है, सम एश्योर्ड का 20%, तो जितना अमाउंट होगा उसमें हाफ कौन लेके जाएगा, ए लेके जाएगा। तो 10,000 का 20% कितना होता है, 2,000 प्लस 2,000 इंटू 1/2, तो 4,000 का हाफ कितना होता है 2,000,
कितना हो गया? नहीं, गलत हुआ क्या कैलकुलेशन? 10,000 बी का सरेंडर नहीं वैल्यू 10। ঠিকই হয়েছে তো। ठीक है सर। হ্যাঁ हाँ ठीक है, तो कितना हो रहा है? 7,000। ठीक है, 7,000। या फिर तुम लोग और एक चीज कर सकते हो, उसमें भी आसानी से हो जाएगा। ये 10,000 ले लिया पॉलिसी वैल्यू का, और ये 10,000 का 20% कर लिया, और फिर से प्लस 10,000 का 20% कर लिया, टोटल जो भी रिसीवेबल है और उसमें उसका हिस्सा, तो ये जल्दी निकल जाएगा। मैंने थोड़ा ज्यादा स्प्लिट करके दिखा दिया, तो 10,000 और इधर 2,000 2,000, 14,000 का हाफ तो भी आ जाएगा। मतलब एक ही बार में करके दिखा दी। ठीक है, ऐसे करोगे तो मतलब कम लिखना पड़ेगा, इसमें थोड़ा ज्यादा लिखना पड़ेगा। कितना हो गया? 7,000। तो ये हो गया शेयर इन सेपरेट लाइफ पॉलिसी। तो क्या होता है, पॉलिसी वैल्यू में अपना हिस्सा लेके जाता है, बाकी पार्टनर का सरेंडर वैल्यू में अपना हिस्सा, मतलब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और सरेंडर वैल्यू दिया नहीं था, बोला था सम एश्योर्ड का 20%। सम एश्योर्ड का मतलब हो जाता है पॉलिसी वैल्यू। ठीक है, এই পলিসি हाँ तो ये वर्किंग नोट 1 लिख दिया मैंने गलती से, 1 मैम 2 3। हाँ मैम मैम एश्योर्ड का मतलब क्या होता? एश्योर्ड मतलब होता है कि गारंटी है कि इतना मिलेगा, एश्योरेंस। एश्योर्ड का मतलब एश्योरेंस दे रहे हैं, ठीक है, कि इतना मिलेगा ही मिलेगा। गारंटी बोल सकते हो, एश्योरेंस। अच्छा, और क्या निकालना पड़ेगा बोलो तो? क्या क्या निकल गया इसका? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकल गया, गुडविल निकल गया, पॉलिसी वैल्यू निकल गया। बोल रहे শেয়ার অফ अपन প্রফিট शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालना पड़ेगा। चलो, शेयर ऑफ प्रॉफिट भी 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ का आएगा। ठीक है, तो शेयर ऑफ प्रॉफिट निकालो। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, अब उसका भी पहले ड्रॉ कर लो शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो देखो, डेथ कब हुआ है? 30th ऑफ सितंबर। ईयर क्या था? 2022। ठीक है, और ये ईयर स्टार्ट कब हुआ था? 1 Jan 22 को, और खत्म कब होने वाला था? 31 दिसंबर 22 को। तो अगर देखा जाए तो पार्टनर को जिसका डेथ हो गया उसको कितने समय का प्रॉफिट मिलना चाहिए इस ईयर में? इतना, 9 मंथ्स का। लेकिन क्वेश्चन ऐसा नहीं बोला है। क्वेश्चन क्या बोला है? बोल रहा है अपॉन 31 दिसंबर फॉलोइंग इज डेथ। बोल रहा है अपॉन इतने समय तक का मिलेगा, तो ये 9 मंथ्स का नहीं मिलके ये भी कितने समय का मिलेगा? 12 मंथ्स। लेकिन ये क्वेश्चन बोला है बोल के ही हम लोग कर रहे हैं, नहीं तो कभी भी हम लोग इतना एक्स्ट्रा क्यों देंगे? जब बोला है तो देना पड़ेगा, क्योंकि इनका रूल्स है। तो आप कैसे निकालोगे? पूरा 12 मंथ्स का प्रॉफिट तो पता ही होगा, हमें दिया हुआ होगा। ইন্টারেস্টটা दिसंबर, মাইনাस করলেই হয়ে যাবে। हाँ दिसंबर 22 तक का प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना? 3670। तो लिखो प्रॉफिट फॉर 2022 3670। ठीक है, अब ये प्रॉफिट में से उसको हिस्सा नहीं दे सकते, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करना पड़ेगा? लेस करना पड़ेगा, क्योंकि वो तो पार्टनर लोग इतने प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लेके जाता है, तो बचा हुआ प्रॉफिट को तो एज ए प्रॉफिट शेयर करेगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्योंकि इसमें से लेस किया हुआ नहीं है, तो उसको भी तो लेस करना पड़ेगा, क्योंकि इससे ही तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जाएगा, बाकी जो बचेगा उसको एज ए प्रॉफिट शेयर करेगा। तो यहाँ पर लेस करो, क्योंकि लेस किया हुआ नहीं है तो करना पड़ रहा है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना हो जाएगा? वही 2,000 ही होगा पूरे साल भर का। 10,000 6,000 4,000 इंटू 10% इंटू 1 ईयर। 1 ईयर क्यों कर रहे हैं? सभी अपॉन 31 दिसंबर अगर ये ले रहे तो इसको भी लेना पड़ेगा, तो कितना हो जाएगा? 2,000 है 267 ओ 1। ठीक है, 1670। अब इसमें निकालना पड़ेगा, ये तो आया 1670, ये क्या आया? 22 का टोटल प्रॉफिट। अब इसमें ए का शेयर निकालो। इसमें कुछ प्रोपोर्शनेट नहीं करना पड़ेगा, पूरे साल भर का ही तो दे रहा है, तो पूरे साल भर का प्रॉफिट इसमें ए को कितना मिलेगा? उसका शेयरिंग हाफ या 2/4 जो लिख रहे हो तुम लोग। 2816 835 835। और एक रिवैल्यूएशन लॉस
वो आएगा। देखो वो हमें बोला नहीं, हमें खुद समझना पड़ेगा। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी था 2000 का, ये रिकॉर्ड होगा, तो रिकॉर्ड होने से लाइबिलिटी बढ़ने से क्या होगा, रिवैल्यूएशन में लॉस होगा, तो फिर पार्टनर को रिवैल्यूएशन का लॉस भी तो लेना पड़ेगा। तो लिखो कैलकुलेशन ऑफ रिवैल्यूएशन लॉस और प्रॉफिट। अब मैंने लॉस और प्रॉफिट इसीलिए लिखा है क्योंकि वो नीचे लिखेंगे ना लॉस हो रहा है बोल के, तो लॉस प्रॉफिट कुछ भी तो हो सकता है, बट अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो रिकॉर्ड होने पे लॉस ही होगा। और तो कुछ आइटम था नहीं, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000 recorded, so loss in revaluation is 2000। ऐसे लिख भी सकते हो या फिर एक छोटा सा लेजर भी बना सकते हो, उसमें लिखना पड़ेगा टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी 2000, फिर लिखना पड़ेगा बाय रिवैल्यूएशन लॉस, फिर उसमें शेयर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर जस्ट लैंग्वेज में लिख दिया, एक ही डेटा था तो ए का शेयर निकालो इस लॉस में, तो और तो कुछ है नहीं, तो 2000 ही लॉस होगा। अगर अकाउंट भी बनाते हो तो इधर रिकॉर्ड होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा, 2 लाइबिलिटी कितना 2000, तो बाई क्या हो जाएगा रिवैल्यूएशन लॉस, फिर तीनों पार्टनर में जाएगा, ठीक है, जिसमें एक का हिस्सा कितना होगा 2000 में जितना होना चाहिए। तो अकाउंट चाहो तो बना सकते हो, नहीं तो ऐसे लिख के भी हो जाएगा। तो 2000 में हाफ कितना हो जाएगा 1000, ठीक है। अच्छा अब क्या करना पड़ेगा, ये सब पोस्ट करो जहां जहां जाना चाहिए। तो सबसे पहले वर्किंग नोट 1 में क्या निकला था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये कहाँ लिखोगे, करेंट अकाउंट में, सब चीज करेंट अकाउंट में जाएगा, तो क्या लिखोगे, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 1000 लिखो, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वर्किंग नोट 1 से 1000। अच्छा उसके बाद क्या मिल रहा है, गुडविल, बाय शेयर ऑफ गुडविल 6000, वर्किंग नोट 2, बाय शेयर ऑफ गुडविल वर्किंग नोट 2 से 6000, शेयर ऑफ गुडविल के बाद हाँ शेयर इन एसएलपी 7000, बाय शेयर इन एसएलपी 7000। अच्छा बाय शेयर ऑफ प्रॉफिट वर्किंग नोट नंबर 4 835। अच्छा और रिवैल्यूएशन लॉस इधर जाएगा, 2 रिवैल्यूएशन लॉस वर्किंग नोट 5 1000, ठीक है। अच्छा और एक और चीज यहाँ जाएगा, इन्होंने एक ड्राइंग्स कर रखा था 3000 फ्रॉम द बिजनेस, ये देखो ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स करने से कैपिटल में एंट्री होता है, तो कैपिटल में नहीं होगा, यहाँ कहाँ होगा करेंट अकाउंट में, क्योंकि वो फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। तो 2 क्या हो जाएगा, ड्राइंग्स 3000, ठीक है। तो ये सब एडजस्ट करने के बाद हम लोग को पता चलेगा कि मिस्टर ए को कितना मिलना चाहिए, तो 6000 7 7 14 14000 15,285, ठीक है। तो 15,285, लेकिन इतना इतना कट जाएगा, 4000 कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 11,285। तो इसको क्या लिखेंगे, टू बैलेंस ट्रांसफर टू एज कैपिटल, इसको चाहो तो एक एक कैपिटल में ट्रांसफर कर सकते हो या चाहो तो एग्जीक्यूटर में ट्रांसफर कर सकते हो, दोनों में से कोई भी चलेगा। तो अगर कैपिटल में ट्रांसफर करोगे तो बाई क्या लिखोगे, बाई करेंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल अकाउंट को हम लोग क्लोज कर रहे हैं, तो ये बैलेंस यहाँ ट्रांसफर कर दिया, कितना हो जाएगा 11,285, तो टोटल हो गया 21 হতে 24,285 15,000 না তো 15,000 তো আসছে, 24,000 তো আসবে, 7 6 রেখে 7 7 14 14 আর 835 400 15,000 তো আসছে। এটা আমি ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল 10,000 লিখে ফেলেছি। ও আচ্ছা, না ওটা 1000 আছে, ঠিক আছে, ও ইন্টারেস্ট অন ক্যাপিটাল ভুল করে 10,000
अच्छा अब इसको क्लोज करो, ये कहाँ ट्रांसफर होगा, टू बैलेंस ट्रांसफर टू एज एग्जीक्यूटर 21,285। तो कैपिटल और बाकी सारे चीजों को मिला के 21,285 मिलेगा। एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखना पड़ेगा, बाई क्रॉस पोस्टिंग बाई एज कैपिटल, ये क्रॉस पोस्टिंग 21,285। ठीक है, अगर पे कर देते तो टू बैंक या कैश लिखते, पेमेंट का कोई बात हुआ नहीं है, तो टू एज एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 21,285। तो ये क्वेश्चन में लेकिन काफी सारा अच्छा अच्छा पॉइंट दिया था कि किस तरीके से हमें करना पड़ेगा। तो रूल्स होता है, बट क्वेश्चन अगर कुछ और बोलेगा तो हमें हमेशा क्वेश्चन फॉलो करना है एग्जाम में। ठीक है, रूल्स से कोई लेना देना तब नहीं होगा। रूल्स और क्वेश्चन में क्वेश्चन ही हमेशा ज्यादा प्रायोरिटी मिलता है क्वेश्चन को। ठीक है, अच्छा अब इलास्ट्रेशन 3, इसमें बोला है जर्नल एंट्री करने के लिए गुडविल का रिवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और यहाँ एक कुछ पॉइंट बोला है वो बाद में पढ़ते हैं। चलो पहले क्वेश्चन देखो। बोल रहा है कि द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ मेसर्स एबीसी एलएलपी है, इनका लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट सेम है। कैपिटल है एबीसी का, जनरल रिजर्व, ट्रेड पेबल, मशीन, फर्नीचर, फिक्सचर, कैश, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल। फिर बोल रहा है सी डाइड ऑन 3rd Jan 2022 एंड द फॉलोइंग एग्रीमेंट वाज टू बी पुट इनटू इफेक्ट, एसेट वेयर टू बी रिवैल्यूड, मशीन का इतना करना है, फर्नीचर इतना, इन्वेंटरी इतना, गुडविल 3,000 होगा, बता दिया है कितना वैल्यूएशन होगा, एंड वाज टू बी क्रेडिटेड टू हिज शेयर विदाउट यूजिंग ए गुडविल अकाउंट। तो गुडविल अकाउंट तो हम लोग वैसे भी यूज नहीं करते, क्या करते हैं, कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, गुडविल का एंट्री। 1,000 was to be paid away to the executor of the डेट पार्टनर ऑन 5th Jan 2022। डेथ कब हुआ था, 3rd Jan। पे कितना किया है हम लोगों ने, कब किया है, 5th Jan। जर्नल एंट्री सबसे पहले गुडविल के लिए, तो कर गुडविल का जर्नल एंट्री। तो गुडविल कितना है, 3,000। सी का डेथ हुआ, उसको मिलना कितना चाहिए, उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है, कुछ नहीं बोला है क्या, नहीं बोला है, तो इक्वल। हाँ तो फिर 3,000 का 1/3 कितना हो जाएगा, 1,000 देगा कौन, दो पार्टनर। अब कुछ नहीं बोला है तो वही 1:1 ही हो जाएगा, गेनिंग रेशियो था हाफ हाफ, तो 1,500 1,500, तो ये तो बिना कैलकुलेशन के ही लिख सकते। चलो लिख, इलास्ट्रेशन 1,500 नहीं सॉरी 500 5। डेट, एक ही जर्नल एंट्री बोला, डेट पर्टिकुलर्स डेबिट क्रेडिट, 3rd Jan को हुआ, 3rd Jan 2022। क्या एंट्री होगा, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, फीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल, सी का डेथ हुआ था। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, गुडविल था इनका 3,000, उसमें सी का शेयर 1/3 करने से हो जाता है 1,000। अब कंपेंसेट कौन करेगा, ये दोनों करेगा, दोनों का आधा आधा हो जाएगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कुछ भी नहीं बोला है, तो फिर 3 था तो 2 हो गया, तो आधा आधा हो जाएगा, तो 500 और 500। ठीक है, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। और बोला है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, शायद देखते हैं। हाँ, रिवैल्यूएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, तो दो अकाउंट बनाओ, रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट, मैम तो ऊपर करिए ना।
ABC हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। देखो क्या क्या बोला है यहाँ पर। एसेट मशीन 5850 हो जाएगा। मशीन पहले कितना था 5000, तो 5850, तो 850 से इंक्रीज हो गया, तो बाई मशीन 850। फिर फर्नीचर 2300, फर्नीचर कितना था 2800, कम हो गया 500 से। टू फर्नीचर 500 से कम हो रहा है, ठीक। देखो 2800 था, 2300 हो गया। इन्वेंट्री 750 होना चाहिए, तो इन्वेंट्री 750, इन्वेंट्री था कितना 950, तो कितने से कम हो रहा है 200, तो टू इन्वेंट्री कुछ था नहीं शायद, छोटा सा क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ बस इतना ही है, बाकी ये तो गुडविल है। तो फिर क्या हुआ है, प्रॉफिट की लॉस हुआ है। प्रॉफिट 850 और 700 माइनस करने से 150। टू रिवैल्यूएशन प्रॉफिट, revaluation profit transferred to partners capital account A B C इक्वल होगा, क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो कुछ था नहीं, तो 1:1:1 मतलब 50। 50 ब्रॉट डाउन करो कैपिटल 4100 4100 4500 बाई बैलेंस BD 4100 4100 और 4500, और एक जनरल रिजर्व था तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इक्वली। 1500 था तो इक्वली होने से 3 से डिवाइड 500 500 500 बाई जनरल रिजर्व 500 500 500। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट लिख दो 50 50 50 बाई रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 50 50 और 50। अच्छा, और ये गुडविल का एंट्री, ये तो शेयर तो कैलकुलेट कर ही लिया। एस कैपिटल बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल, तो बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल बाई एस कैपिटल बाई बीस कैपिटल टू सीज कैपिटल 500 करके 500 500 500 बस, और तो कुछ नहीं है। अच्छा, और बोला है कि इसके एग्जीक्यूटर को इमीडिएटली कितना पे किया जा रहा है 1000, तो टू बैंक या कैश, तो कैश लिख देते हैं, शायद कैश का लेजर है बैलेंस। ये देखो कैश, तो कितना पे कर रहे हैं सी के एग्जीक्यूटर को 1000, ठीक है। तो बाकी उसके एग्जीक्यूटर अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा, एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट बैलेंस करके जितना आएगा, और बाकी क्लोजिंग कैपिटल है जो। तो सी को मिलेगा 5000 6050, वही तो। हाँ 6050, उसमें से 1000 दे दे रहे, तो कितना बाकी है 5050, और क्लोजिंग कैपिटल टू बैलेंस सी।
तो 500, 600, 50, 4650, और ये हो जाएगा, तो ये भी वही हो रहा है 4650, सेम है। तो 4650, 4650, 500 माइनस में 4150, क्लोजिंग कैपिटल हो गया 4150। ये आसान था, इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ नहीं, बस थर्ड नंबर क्या बोला है वो देखो। थर्ड नंबर में बोल रहा है कि which account would be debited and which account credited if the provision for doubtful debt in balance sheet was to be found unnecessary to maintain at the death of C। तो बोल रहे C के डेथ के बाद यहाँ जो PBDD मेंटेन हुआ है 300, बोल रहे ये और मेंटेन करना जरूरी नहीं है, तो इसको हटाना पड़ेगा। तो हटाने से क्या डेबिट करे क्या क्रेडिट करे, मतलब जर्नल एंट्री क्या पास करना पड़ेगा। पीबीडीडी क्रिएटेड है, पीबीडीडी को हटाना है, तो क्या जर्नल एंट्री पास करो। पीवीडी के डेबिट করব, पीवीडी के क्रेडिट, और क्रेडिट किसको करेंगे, डेबिट। रिवैल्यूएशन করব। रिवैल्यूएशन तो नहीं कर रहा है ये लोग, तो उसको पूरा कैंसिल ही अच्छा। कर दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल में इसको ट्रांसफर कर दो। जब मतलब ये रिवैल्यूएशन अपने मन से तो हम लोग नहीं कर सकते ना, रिवैल्यूएशन तो बोला नहीं है, ठीक है। तो फिर ये सब क्रिएट कौन कर, मतलब जो भी बेनिफिट लॉस जो होता है पार्टनर, तो ये तो बेनिफिट है ना। जो पीबीडीडी था ये, इसके लिए तो हमारा प्रॉफिट कम होगा पीबीडीडी क्रिएट करोगे तो बोल रहा है कि क्रिएट नहीं करना पड़ेगा, तो जो प्रॉफिट हुआ किसको चला जाएगा, पार्टनर लोगों को, ठीक है। तो इसको लिखना है, लिखने के लिए बोला तो लिखो, पीबीडीडी लिख देते, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट नहीं लिख के, अकाउंट इज एक क्रेडिट बैलेंस, मतलब ये नॉर्मली तो एक क्रेडिट बैलेंस है, कॉमा टू क्लोज दिस अकाउंट इट शुड बी, उल्टा करना पड़ेगा मतलब रिवर्स, इट शुड बी डेबिटेड, देयरफॉर। तो फिर क्रेडिट किसे करेंगे, आइदर पार्टनर्स कैपिटल। अच्छा रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, ठीक है, चलो सही बोला है तुम लोगों ने, रिवैल्यूएशन भी कर सकते हो, आइदर पार्टनर्स। अब वैसे भी रिवैल्यूएशन हुआ तो फिर पार्टनर्स कैपिटल में तो जाना ही है, इसलिए मैंने वही एक ही आंसर दिया, बट यहाँ पर दो लैंग्वेज ही लिखा है। तो रिवैल्यूएशन भी होगा तो वो जाएगा किसको, वो तो पार्टनर को ही जाएगा, ठीक है। तो देयरफॉर आइदर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी कि ए, अब पार्टनर सभी को जाएगा, ठीक है, क्योंकि पीबीडीडी जब क्रिएट हुआ था तो सी भी था, ठीक है, क्योंकि वो तो पुराना वाला बैलेंस शीट है ना। या फिर रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम लोग करेंगे, क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, क्योंकि पीबीडीडी कैंसिल हो रहा है तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट। लेकिन अगर रिवैल्यूएशन कर भी लेते हो तो जाके तो आखिर में वही पार्टनर्स कैपिटल में ही देना है, ठीक। ये छोटा सा क्वेश्चन देखो, बोल रहा है बी और एन दो पार्टनर थे, ठीक है। फिर बोल रहा है पार्टनरशिप डीड में क्या लिखा हुआ है, दैट द अकाउंट्स बैलेंस ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। अकाउंट्स का बैलेंस ये लोग कब करते हैं, 31 दिसंबर ईच ईयर, मतलब इनका ईयर एंड कब होता है, ठीक है। फिर दैट द प्रॉफिट बी डिवाइडेड एज फॉलो। हाँ, प्रॉफिट का डिवाइडेशन कैसे होगा, बी का कितना है 1/2 और इसका 1/3 एंड कैरिड टू रिजर्व अकाउंट। मतलब समझ में आया, मतलब बी को प्रॉफिट का कितना मिलता है आधा, एन को प्रॉफिट का कितना मिलता है 1/3, और बाकी प्रॉफिट कहाँ जाता है रिजर्व में। ये सब टोटल करके कितना आना चाहिए 1। ये सब तो पार्ट पार्ट में है ना, जैसे अगर ये परसेंटेज में लिखा हुआ रहता तो सारे परसेंटेज का टोटल करने से कितना होना चाहिए 100%। तो ये पूरा प्रॉफिट का कहाँ कहाँ डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो बताया, तो इसका एलसीएम कितना होगा 2, 3 और 6 होगा, तो फिर 3, 2 और 1 कितना हो जाएगा, देखो 6/6 हो गया बस। क्योंकि टोटल प्रॉफिट कहाँ कहाँ जाएगा वो बोल रहा है रिजर्व में कितना देना है 1/6, फिर बाकी जो बचा है इन लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कितना हाफ और 1/3 करके। अच्छा फिर बोल रहा है
दैट इन द इवेंट ऑफ डेथ, अगर किसी का डेथ हो जाता है, इज एग्जीक्यूटर विल बी एंटाइटल्ड टू द फॉलोइंग। अच्छा, एग्जीक्यूटर को क्या क्या दे देंगे, बोल रहा है कैपिटल टू द क्रेडिट एट द डेट ऑफ डेथ। बोल रहा है जब डेथ हो रहा है तो कैपिटल में जितना बैलेंस है वो मिलेगा। प्रोपोर्शनेट of profit to the date of death based on the average profit of last 3 completed year। बोल रहा है कि last 3 completed year का प्रॉफिट लेना है। मतलब अगर किसी साल में मिडिल में डेथ हो जाता है तो उसका प्रीवियस 3 साल, क्योंकि कंप्लीटेड ईयर तो तभी होगा ना, अगर मिडिल में डेथ हो गया तो कंप्लीटेड ईयर कहां से आएगा। तो फिर बोल रहा है उसका क्या मिलेगा, प्रॉफिट का हिस्सा। हिज शेयर ऑफ गुडविल कैसे कैलकुलेट होगा, मतलब 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट फॉर द 3 प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर्स। तो यहाँ पर प्रॉफिट दिया होगा जरूर पिछले 3 साल का। अब ये दिया एक ट्रायल बैलेंस, देखो बी का कैपिटल, एन का कैपिटल, रिजर्व दे दिया है, बिल्स रिसीवेबल दिया है, इन्वेस्टमेंट, कैश, ट्रेड पेबल, टोटल दोनों साइड में 2 लाख। द प्रॉफिट फॉर द 3 years वेयर 42 देखो दे दिया, 19, 20 और 21 का। इनका ईयर एंड तो 31 दिसंबर को होता है। 42, 39, 45, एंड डाइड ऑन 1 May 2022। ठीक है। सो द कैलकुलेशन ऑफ एन्स शेयर ऑफ प्रॉफिट, शेयर ऑफ गुडविल, ड्रॉ ऑफ एन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन द फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। ठीक है, तो सबसे पहले शेयर ऑफ प्रॉफिट निकाल के बताओ, एन का शेयर ऑफ प्रॉफिट तो कैसे निकालोगे, 3টে বছর যোগ করে 3 হ্যাঁ। দিয়ে ভাগ করলে করবো। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट, तो प्रॉफिट निकालने के लिए क्या बोला था, देखो वैसे ही निकालेंगे जैसा क्वेश्चन बोलेगा। तो प्रॉफिट के लिए बोला था कि क्या होगा, बोल रहा है कि हिज प्रोपोर्शन ऑफ प्रॉफिट टू द डेट ऑफ डेथ तक मिलेगा बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। तो कंप्लीटेड लास्ट 3 इयर्स क्या क्या होगा, यही वाला, क्योंकि डेथ तो कब हुआ है 1 May 22 को। और वैसे भी देखो हमें कोई 4 साल दिया भी नहीं है, कुछ नहीं भी देखोगे तो भी चलेगा, कंप्लीटेड तो 3 साल ही दे रखा है, 42, 39 और कितना दे रखा है 45। ठीक है, इसका क्या करना है, एवरेज करना है। तो कर 2019, 2020 और 2021 ईयरली 2021। ठीक है, यहाँ लिख दिया ईयर, यहाँ लिख दो प्रॉफिट। पहला है 42,000, उसके बाद था 39 और 45, ऐड करो 39 और 45, 1,26,000 टोटल। अब इसका निकालो एवरेज, एवरेज प्रॉफिट का हिस्सा होगा ना, तो एवरेज प्रॉफिट इसमें, लेकिन कुछ वेटेड मत लगाओ, ये गुडविल का बात नहीं है। ठीक है, वो सब नहीं देखना है इसमें, ट्रेंड वगैरह, क्योंकि ये गुडविल नहीं निकाल रहे, प्रॉफिट निकाल रहे। तो रियली 42,000। ठीक है, इसमें निकालो, क्या नाम था उसका, एन, एन का शेयर 42,000। अच्छा, अब इसमें निकालोगे कैसे, क्या पूरा 42,000 का शेयरिंग दे दोगे, नहीं। तो इसमें भी देखो हम दिखा देते हैं ड्रॉ करके। देखो हम लोगों ने कौन कौन सा ईयर लिया है, 19, 20, 21 और एक 22 भी लिखेंगे, क्योंकि डेथ तो 22 में हुआ था। ठीक है, डेथ कब हुआ था, 1 May शायद, देख लेते हैं, मई ना। तो 1 May 22 को हुआ था। हमें बोला था कि प्रॉफिट कैसे लेना है, प्रीसीडिंग कंप्लीटेड ईयर, तो ये 3 लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट जब निकालते हैं इस पोर्शन का निकालते हैं, क्योंकि बाकी पोर्शन का प्रॉफिट तो दे चुके होंगे। लेकिन अभी क्वेश्चन ने ये नहीं बोला कि यहाँ पर एस्टिमेटेड प्रॉफिट के बेसिस पे निकालो। तो हमें क्या बोला है, बोला है कि हाँ, मतलब कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ प्रॉफिट करना है, तो यहाँ का मतलब किसी प्रीवियस, नॉर्मली हम लोग प्रीवियस ईयर का लेते हैं, 21 का लेना चाहिए, बट हम लोग को बोला है फिर वही जो क्वेश्चन किया आज हम लोगों ने वैसा ही, कि ये 3 साल के प्रॉफिट का एवरेज लो, इसका निकालो। तो ये प्रॉफिट कितने समय का है, 12 मंथ्स का, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट ये तो पर एनम निकला ना, जैसे 3 साल से डिवाइड कर दिया, 1 साल का निकला, इनटू ये कितना समय है, ये दिसंबर से लेके मई तक, मतलब दिसंबर तो खत्म हो गया, जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, 4 मंथ, 4 मंथ। ठीक है, तो 4 मंथ का निकलेगा। तो 4 मंथ का, इसमें एन का शेयर कितना हो जाएगा, 1/, मतलब मैंने शेयर लिख दिया ना डायरेक्टली, वो तो एस्टिमेटेड प्रॉफिट होगा 1/3। तो निकालो कितना होगा, लेकिन 1/3 करने से नहीं आएगा, क्यों हम बता रहे हैं,
1/3 करने से नहीं आएगा क्योंकि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या हम लोग का 1/3 आ रहा है। नहीं हो क्यों नहीं होगा पता है, क्योंकि इसमें कितना कितना है हाफ और इसमें कितना है 1/3 और इसमें कितना है 1/6। बाकी के इसमें যোগ করলে 1/6 আসছে না তাই आसपास नॉट तो वही हम समझा रहे हैं। देखो बाकी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं था, क्यों नहीं था पता है। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन ले लो, यहाँ पर ये वाला, इसका हाफ 1/4 और 1/4 ऐड करो 1 आ जाएगा। 1/4 1/4 कितना होता है 2/4 मतलब 1/2 1/2 प्लस 1/2 मतलब ये 100% प्रॉफिट का हिस्सा है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पर 100% प्रॉफिट पार्टनर को बिलोंग नहीं कर रहा है, तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा 1/2 और 1/3 और इधर कितना है 1/6। तो इसमें हमें बैलेंस करना पड़ेगा दोनों को, नहीं करके करोगे तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, तो निकालो कैलकुलेशन करके। 3:2 3:2 हो जाएगा। हाँ, तो कितना कितना था एन और क्या नाम था बी और एन, 1/2 और 1/3, बी और एन हाफ और 1/3। तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करोगे, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करोगे और यहाँ पर क्या करोगे 2 मल्टीप्लाई करोगे, तो 3:2। यहाँ करना जरूरी इसीलिए है क्योंकि यहाँ पर टोटल प्रॉफिट कितना नहीं आ रहा है 100% नहीं आ रहा है। ठीक है, तो अगर तुम लोग को कोई भी कंफ्यूजन इस तरीके का रहे तो सबसे बेटर है अगर क्वेश्चन में बेस बराबर नहीं है तो हमेशा बेस बराबर करके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बना के कर लो अगर नहीं समझ में आता है। अगर 100% ही पार्टनर को बिलोंग करेगा तो जरूरी नहीं होता है करना, जब मुझे सिर्फ एक ही पार्टनर का निकालना होता है। यहाँ भी एक ही पार्टनर का निकाल रहे हैं लेकिन गलत आ जाएगा 1/3 करने पे, क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट का हिस्सा नहीं है। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/, एन का 2/, कितना हो जाएगा 5, 2/5 कितना आ रहा है हाँ 5600। ठीक है, ये वाला लेकिन ध्यान रखो हमेशा, अगर टोटल प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इस तरीके से नहीं आएगा तुम लोग नहीं कर सकते। अच्छा, फिर और क्या निकालने के लिए बोल रखा है यहाँ पर, ये तो निकल गया प्रॉफिट शेयर ऑफ गुडविल, निकालो शेयर ऑफ गुडविल। कैलकुलेशन ऑफ शेयर ऑफ गुडविल, तो गुडविल कैसे निकालने के लिए बोला देखते हैं। एवरेज प्रॉफिट ऑफ ये वाला हिज शेयर ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 प्रीसीडिंग कंप्लीट। अभी तो निकाला एवरेज प्रॉफिट कितना आया था 42,000, तो हम लिख देते एवरेज प्रॉफिट, और नहीं निकाल रहे क्योंकि पहले निकाला है, तुम लोग एग्जाम में फिर से कर लेना। 42,000 गुडविल हो जाएगा, नंबर ऑफ ईयर परचेज 3 है तो 42,000 इंटू 3 1,26,000, तो उसमें एन का शेयर निकालो 1,26,000 इंटू 2/5 कितना आ रहा है 50,400। बस ये दो चीजें देने के लिए बोला था, और हम लोग को शायद 2 अकाउंट बनाने बोला है, देख लेते हैं। ये 2 ही चीज है देने को, और तो कुछ बोल नहीं रखा है। पूरा ड्रॉ अप एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट एज वुड अपीयर इन फर्म्स लेजर ट्रांसफरिंग द अमाउंट टू द लोन अकाउंट। अच्छा, एंस एग्जीक्यूटर अकाउंट बनाने बोला है। अच्छा, तो एक और वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा। ये तो गुडविल निकला, ये तो क्वेश्चन का ही पार्ट था, ऊपर जगह छूट गया। ठीक है, और उसके बाद बनेगा एंस एग्जीक्यूटर। तो एग्जीक्यूटर अकाउंट में क्या लिखना पड़ता है, अभी थोड़ी देर पहले ही तो किया कि एन को कितना देंगे। ठीक है, कितना तो मिला हाँ, तो फिर यहाँ पर लिखना पड़ेगा बाई एन्स कैपिटल बोल के एन को कितना दे रहा है, तो वो तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, हम लोगों ने किया नहीं है। तो निकालो वर्किंग नोट 1 बना के, एन्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे तो पता चल जाएगा कि एन को कितना मिलेगा, तो वो उसके एग्जीक्यूटर को बिलोंग करेगा। तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी बोल के इसका कैपिटल लिख लेंगे। तो इन अपना कैपिटल तो सबसे पहले लेगा 60,000, रिजर्व है 30,000, उसमें उसका हिस्सा रहेगा, तो 60,000 बाई रिजर्व लिख लो। रिजर्व था टोटल
30,000 का 2/5 तो 12,000, ठीक है। और अभी हम लोगों ने निकाला गुडविल, बाय गुडविल कितना हुआ, और बाय पीएल सस्पेंस कितना आया, अभी दो चीज निकाली। प्रॉफिट तो गुडविल आया 5,400 और प्रॉफिट कितना आया था 5,600। बस और तो कुछ नहीं। 2 एंस एग्जीक्यूटर कितना होगा 60,000 50,000 60 50 72 72 1,28,000 1,28,000 अब ये वाला लिख रहे वहां पर बाई एंस कैपिटल बोल के 1,28,000। पेमेंट का तो कोई बात हुआ नहीं है, तो 2 एंस एग्जीक्यूटर्स लोन अकाउंट 128। और ये रेशियो को करना जरूरी भी क्यों है वो एक बार हम समझा देते हैं। और एक बार देखो, बस यही करेंगे और कोई क्वेश्चन करेंगे भी नहीं हम लोग। देखो हम लोग का ये ऐसे बना हुआ था B/N रिजर्व, जिसमें B का था हाफ, N का था 1/3 और रिजर्व कितना था 1/6। अब अगर इसको ये तीनों को अगर तुम लोग बराबर कर देते हो तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, और इसको कर लोगे 2 से, और ये हो जाएगा 1/6। तो ये कितना हो गया 3/6, ये हो जाएगा 2/6 और ये हो जाएगा 1/6। तो रेशियो कितना होगा 3:2:1, ठीक है। अब जब तुम लोग बी का शेयरिंग लिखोगे तो तुम लोग कितना लिखोगे पता है 3/6, और एन का कितना लिखोगे 2/6। और ये गलत क्यों है, क्योंकि बी को और एन को प्रॉफिट में से कितना हिस्सा मिलेगा वो लिखना है। जब 6 ले रहे हो तो उसमें क्या क्या आ जा रहा है, रिजर्व भी आ जा रहा है। लेकिन हम लोग तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना चाह रहे हैं, ना कि रिजर्व शेयरिंग, क्योंकि ये मिक्स्ड अप है। तो इसीलिए वो चीज करना जरूरी, मतलब अगर ऐसे कर दोगे तो गलत क्या है वो समझ में है। मतलब ये वर्किंग नोट 2 लिख दिया गलती से, मतलब हम ये समझाना चाह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग पर्पस, ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग पर्पस हम ये बोल रहे हैं कि अगर तुम लोग तीनों का रेशियो बना लोगे फिर लिखोगे 2/6, मतलब तुम लोग तो इनका कैलकुलेशन कर रहे हो, तो हम लोगों ने तो पूरा कैलकुलेशन 2/5 से किया। 2/6 करने से गलत क्या है, 3 मतलब बी का शेयर, 2 मतलब एन और 1 मतलब रिजर्व। तो हम लोग थोड़ी ना प्रॉफिट प्लस रिजर्व में एन को क्या मिल रहा है वो निकाल रहे हैं। हम लोग तो बस इतना निकालेंगे कि उसको प्रॉफिट में से कितना मिल रहा है, तो रिजर्व हटा के कैलकुलेट करना है। तो ये हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। तो अब ये दोनों को बैलेंस करके जो आएगा वो होता है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसीलिए यहाँ पर हम लोग का 2/5 से हो रहा है। 2/6 से करने से गलत हो जाएगा कि भाई ये देखा इसको बैलेंस कर दिया तो नहीं होगा। तो ये चीज समझ में कैसे आता है, तो प्रॉफिट का टोटल करने से 1 आना चाहिए, क्योंकि प्रॉफिट तुम लोग को हमेशा इस तरीके से फ्रैक्शन में देगा। तो मतलब अगर 1 नहीं आ रहा है तो फिर समझ लो कि वहां पर कुछ और है। तो ये रिजर्व दिख रहा है, ठीक है। और बाकी कोई भी क्वेश्चन आज जो किया जिसमें मैक्सिमम जगह में इस तरीके से प्रॉफिट लिखा हुआ था, सारा बेस इक्वल नहीं था, इस टू फॉर्म में कम लिखा हुआ था, सबको टोटल करके देखना 1 आएगा। हाफ प्लस 1/4 1/4 और एक क्वेश्चन था जिसका भी टोटल करोगे देखना 1 आएगा, मतलब वो ओवरऑल प्रॉफिट में हिस्सा है। तो अब उसका बेस बराबर करो या बिना बराबर करके लो। अब बिना बराबर करके लेने से हो क्यों रहा है, क्योंकि डेथ में हमें इंडिविजुअली पार्टनर का कैलकुलेशन कर रहे हैं, जिसका डेथ हो जा रहा है उसका। अगर सबका निकालने बोले लाइक पार्टनर्स कैपिटल, तब तो हमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। नहीं तो फिर अलग अलग करके देखना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो निकाल लेने से बेटर है। तो नहीं इसीलिए निकाल रहे क्योंकि हमें जरूरत नहीं पड़ रहा है सिंगल पार्टनर जिसका डेथ हो गया उसका कैलकुलेशन करने को। बट ये वाला समझ लो कि यहाँ पर अगर 2/6 3/6 करके कर दोगे तो पूरा क्वेश्चन गलत, आंसर तो कुछ ना कुछ आ ही जाएगा 2/6 से भी, लेकिन गलत हो जाएगा। तो हमेशा देखना चाहिए कि ये ऐड करके कितना आ रहा है 1, ठीक है। यही बात है, ठीक है। चलो आज इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में।
बाय मैम।